क्या व्यापम घोटाले की जांच कभी भी पूरी हो पाएगी? 28 तरीके के एग्जामिनेशन व्यापम कराता है। सारे एग्जामिनेशन में धांधली ओपनली चल रही है। व्यापम की मौतें जो सरकार के आंकड़े हैं उससे कहीं ज्यादा हैं। एमबीबीएस की सीट के लिए अगर आपको पेपर चाहिए तो 10 लाख 15 लाख रुपए, जो पीएमटी का पेपर आना था वो हमारे पास पहले से था। तो मध्य प्रदेश का 2009 पीएमटी का टॉप रैंकर था, लेकिन फर्स्ट प्रॉप के एग्जामिनेशन में वो फेल हो गए सारे सब्जेक्ट में। इतना गधा लड़का पेपर सामने आने के बाद भी पेपर में गलत आंसर मार्क कर आया। तो एक बात लगातार आती थी कि मेडिकल सिस्टम में गलत तरीके के लोग आ रहे हैं, पर कैसे आ रहे हैं ये किसी को नहीं मालूम था। तो पता लगा मम्मी को जो कैंसर था वो पैनक्रियाज के हेड पर था, और ग्वालियर में जो ऑपरेशन कर दिया वो गॉल ब्लेडर निकाल दिया था। तो मैंने अननोन शिकायतें करना शुरू कर दी कि मेडिकल सिस्टम में फर्जी तरीके के डॉक्टर आ रहे हैं, इसके संबंध में जांच की जाए। मुख्यमंत्री, पीएस, कई सारे अलग अलग लोगों को, मतलब आप समझिए आपका और मेरा फोटो अगर मैच करने के लिए दिया जाए तो क्या दुनिया की कोई लैब कह सकती है दोनों फोटो एक ही हैं? लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की लैब आपके और मेरे फोटो को भी कह देगी दोनों एक ही हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के क्लर्क और मेडिकल के एक टीचर को सेट किया, मुझे फ़ोन किया, वो तुम्हारी आरटीआई की जानकारी तैयार है, आ जाओ। कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो वहां मेरे को पटक लिया उन लोगों ने, स्टंप से मारा मुझे, थप्पड़ों से मारा मुझे। पुलिस ने एक आरोप लगाया सरकार ने मुझ पर मेरी जासूसी करने के लिए कि आशीष चतुर्वेदी के पास साइकिल में कुछ ऐसी मैजिकल टेक्निक है कि वो अचानक से गायब हो जाते हैं, जस्ट लाइक मिस्टर इंडिया। कि आशीष चतुर्वेदी साइकिल पर जा रहे थे, अचानक से किसी गटर के ढक्कन पर रोके और गायब हो गए। आशीष चतुर्वेदी जा रहे थे, अचानक से टेम्पो में बैठे थे, गायब हो गए। मध्य प्रदेश में पुलिस ही सेक्सटॉर्शन का रैकेट चला रही थी। मतलब क्या करते थे, बेसिकली होटल्स बुक करते थे, लड़कियां बुलाते थे। भगवत साहू से ब्लैकमेलिंग की, जो गृह मंत्री का पीए था। और जो अक्षय सिंह जी हैं, जो आज तक के बड़े पत्रकार थे, 101% मर्डर है, प्लान तरीके से उनका मर्डर किया गया, और उनकी आत्मा को भी आज तक न्याय नहीं मिला। शिवराज जी अपने जीवन की, मुझे लगता है कभी अच्छे मन से बैठेंगे तो याद करेंगे कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती रही। Brought to you by iTel। नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का वीकली टॉक शो बैठकी में हमारे आज के जो मेहमान हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात करेंगे एक सवाल पे। सवाल सीधा सा है कि सब कुछ सही होता तो क्या होता? कोई परीक्षा मंडल होता, परीक्षाएं कराता, आराम से सही भर्तियां होती, नेता अपना काम करते, प्रशासन अपना काम करता। फिर क्या ना होता कि एक विसल ब्लोअर ना होता, एक तस्वीर ना होती कि जिसमें विसल ब्लोअर साइकिल से चल रहा है, पीछे उनके एक पुलिसकर्मी चल रहा है जो कि उनकी सुरक्षा के लिए है। दी लल्लन टॉप के इस प्रोग्राम बैठकी में हमारे आज के मेहमान हैं मेरे ही नाम वाले, या मैं ये कहूँ कि मैं उनके नाम वाला, आशीष चतुर्वेदी जी, व्यावसायिक परीक्षा मंडल का जो घोटाला है उसके विसल ब्लोअर। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो सबसे शुरू से ही शुरू कर लेते हैं। आप अपने बारे में बताइए, और बताइए ये व्यावसायिक परीक्षा मंडल का घोटाला जो था, उसकी तमाम ये जो जांच पड़ताल और उसमें आपका नाम आना और फिर बाद के जितने हमले, उस सब पे जाएंगे। आप कैसे जुड़ गए इससे? एक्चुअली आपको जानकारी होगा नहीं तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ये मेरे साथ बड़ी दिल से जुड़ी हुई घटना है। मेरी माँ को जब कैंसर हुआ तो कैंसर के इलाज के लिए मेरी माँ को लेकर मैं ग्वालियर के अस्पताल गया, ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल। वहाँ ग्वालियर के कैंसर के बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर BR श्रीवास्तव। उनको हमने इधर उधर से फ़ोन लगाकर, सोर्स लगाकर, पर्सनली टाइम लेकर दिखवाया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं और मेरे पिताजी लेकर गए थे किसी के रेफरेंस से। चूँकि जब किसी के घर में किसी एक व्यक्ति को बीमार हो जाता है तो पूरा घर उसको सफ़र करता है, और यहाँ एक कैंसर जैसी बीमारी, तो हम लोगों पर उस समय क्या गुजरी है हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन माँ को बचाने के लिए मेरे पिताजी के शब्द मुझे आज भी याद है। मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा, अगर अपने पास जो भी कुछ है, एक घर है, ये भी अगर बेचना पड़ा पर अपने को इसको बचाना है, क्योंकि नहीं तो अपना घर बिक जाए पर अगर ये नहीं रही तो घर टूट जाएगा। तो हमने उनको ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल लेकर गए। जिस दिन हॉस्पिटल लेकर गए तब तक उनको नहीं मालूम था कि उनको कैंसर है, और उन्होंने भी कि मैं बच्चों के बीच में रह के जिद करके हमने उनको वहाँ इलाज के लिए भर्ती कराया।
कुछ महीनों तक वो भर्ती रहीं। इलाज के नाम पर जिस तरीके से ये सब होता है, लोगों को लूटा खसोटा जाता है, वो तब पहली बार मेरे सामने आया कि लोगों को कैसे तारीख पर तारीख इलाज में दी जाती है, रोज अनड्यू अनवांटेड दवाइयाँ दी जाती हैं और आदमी का बिल कैसे बनाया। ये कौन सा साल था? ये 2008 की बात है। तो उस समय जब मम्मी का इलाज, फिर कई दिनों बाद मम्मी का ऑपरेशन हुआ तो लगभग 7 घंटे ऑपरेशन चला ग्वालियर में, 4-5 यूनिट उन्होंने ब्लड भी चढ़ा दिया था। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं, बेटा तुम्हारी माँ का बचना मुश्किल है और अब जितना हो घर डिस्चार्ज के बाद घर जाकर सेवा कर लेना। मम्मी को धनतेरस के दिन उन्होंने डिस्चार्ज किया। हम लोग घर लेकर आए, क्या दिवाली और क्या धनतेरस, मतलब घर में मातम जैसा माहौल था। 10-15 दिन चूंकि मम्मी को हम लोग देखते रहे, लेकिन धीरे धीरे कुछ रिकवर होती नहीं। जैसे कहते हैं ना, हर फर्टिनिटी में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। उसी फर्टिनिटी के, मेडिकल फर्टिनिटी के एक और मेरे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, वो मेरी माँ को देखने आए। वो जब पूरी हालात स्थिति समझ में आई तो उन्होंने कहा, आशीष जिस तरीके से मम्मी का ऑपरेशन और तुम बता रहे हो, श्रीवास्तव साहब ने जो कहा है, और इनकी हालत दोनों में बहुत अंतर है। अपने को एक बार मुंबई लेके जाना चाहिए। मम्मी को लेकर मैं और पापा, मुंबई का नाम सुन के मतलब हमारे लिए विदेश जैसा था, क्योंकि मेरे पिताजी और मैं कभी उसके पहले मध्य प्रदेश से बाहर नहीं गए थे। तो मुंबई जैसे महानगर में जाना, फिर पापा ने 1-2 लोगों को बोला, जैसे तैसे पापा के एक मित्र तैयार हुए, उनको लेकर हम मुंबई पहुंचे। टाटा की भीड़ में जैसे तैसे करके मम्मी का दिखवाया, चलता रहा, होते रहा। जब वहाँ ऑपरेशन मम्मी का हुआ टाटा में, तो पता लगा मम्मी को जो कैंसर था वो पैनक्रियाज के हेड पर था, और ग्वालियर में जो ऑपरेशन कर दिया वो गॉल ब्लैडर निकाल दिया था। अब आप सोचिए, किसी व्यक्ति के हाथ में प्रॉब्लम है और पैर काट दिया जाए, उसका क्या है। मतलब ये ऑन रिकॉर्ड है कि ग्वालियर का जो ऑपरेशन है वो डॉक्यूमेंट आज भी उनके पास होंगे, मेरे पास भी है, कि उन्होंने गॉल ब्लैडर निकाला और कैंसर था पैनक्रियाज में। तो यहां से फिर इसके बाद चूंकि ये लगातार, चूंकि डॉक्टरों से भी मेरी दोस्ती और परिचय था, तो एक बात लगातार आती थी कि मेडिकल सिस्टम में गलत तरीके के लोग आ रहे हैं, पर कैसे आ रहे हैं ये किसी को नहीं मालूम था। तो उसके लिए एक थ्योरी है, यू हैव चेंज द सिस्टम, तो फर्स्ट यू हैव इन द सिस्टम। जब तक आप सिस्टम में जाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा। चूंकि मैं पहले से आरएसएस से भी जुड़ा हुआ था, आरएसएस का काम भी देख रहा था और मेडिकल शाखा का ही काम देखता था, विस्तारक भी रहा मैं आरएसएस का, जो घर छोड़ के फुल टाइमर होते हैं। उस दौरान मेडिकल शाखा में कई सारे अलग अलग डॉक्टर से मिलना, दोस्ती, परिचय था। एक व्यक्ति था ब्रजेंद्र रघुवंशी, जो विदिशा के गंज बासौदा का रहने वाला। उसके पिताजी भाजपा में संगठन मंत्री हुआ करते थे उस समय। तो मध्य प्रदेश का 2009 पीएमटी का टॉप रैंकर था। तो जब दोस्ती हुई, डॉक्टर है, टॉप रैंकर है, तो एक अलग ही सम्मान। और चूंकि डॉक्टर साहब हैं आदमी, क्योंकि मेडिकल में आने के बाद उनको डॉक्टर साहब सबसे पहले चाहिए होता है, चाहे वो फर्जी हो, जो बाद में मुझे समझ में आया। अपन तो रिगार्डफुली बोलते थे। तो दोस्ती भी हो गई, चलता रहा। तो उससे शुरुआत में बात होती थी तो बोलता था, अरे आशीष जी रात भर आंखों में तेल डाल के पढ़ाऊं तब रैंक आई है। तो अपने को भी लगता था स्वाभाविक है, रैंक आई है तो होशियार लड़का होगा। लेकिन फर्स्ट प्रॉफ के एग्जामिनेशन में वो फेल हो गए सारे सब्जेक्ट में। लेकिन फेल और पास होना, जैसे मनोज शर्मा जी की 12th फेल देखें, तो फेल और पास होना जीवन के कोई पैमाना नहीं है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ईमानदारी और शुचिता जीवन का पैमाना हो सकता है। उसके बाद उन्होंने आरएसएस के एक प्रचारक को कहा कि भाई साहब ऐसे ऐसे करके और मेरा जीवाजी यूनिवर्सिटी जो ग्वालियर में, मेरे को पास कराइए। तो उन्होंने, चूंकि मैं विस्तारक था, मुझे बोला, आशीष जी आप इनको फलां व्यक्ति के पास वहाँ ले जाइए, आनंद मिश्रा जी, जो नरोत्तम मिश्रा जी के भाई थे, रजिस्ट्रार थे। मुझे नहीं मालूम था क्यों ले जाना है, क्या कारण है। चूंकि मैं विस्तारक था, कार्यालय पर रहता था, वो स्वयंसेवक था, लेके गया। इनके अंदर कुछ बात हुई, बात होके बाहर आया तो बोलता है उसको आइडिया नहीं था मुझे पता है या नहीं। तो उसने मुझे कहा, अरे आशीष जी धन्यवाद आप आए, और बोले अब मेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा क्या काम था? बोले कुछ नहीं, मैं फेल हो गया हूँ तो पास के लिए। तो मैंने कहा अच्छा कोई ऐसा रिवेल डालना होगा? नहीं वो रिवेल नहीं, वो तो क्या काहेगा रिवेल, और वो तो सब उन्होंने बोल दिया भाई साहब ने, तो वो तो सब कर देंगे। तो मैंने कहा कितने सब्जेक्ट? बोले 6 के 6 सब्जेक्ट। मैंने कहा यार सारे सब्जेक्ट में मतलब ऐसा के, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगा। दूसरी बात ये भी दिमाग में थी, ये टॉप रैंकर है, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था दोनों चीजों का। जब ये चीजें, तब तक ये भी डॉक्टर्स, कई बार लोग कहते थे कि मत फर्जी तरीके के डॉक्टर आ रहे हैं, मेरी माँ के इलाज को मैं झेल ही रहा था। तो ये भावना भी मन में थी कि ऐसे लोग अगर सिस्टम में होंगे, क्योंकि मैं नहीं मानता था तब तक ये है, मतलब जो भी XYZ, तो क्या इलाज करेंगे किसी का।
तो इसको कुरीदने की तो मैंने अननोन शिकायतें करना शुरू कर दी कि मेडिकल सिस्टम में फर्जी तरीके के डॉक्टर आ रहे हैं, इसके संबंध में जांच की जाए। मुख्यमंत्री, पीएस, कई सारे अलग अलग लोगों को शिकायतें करना शुरू कर दी। शिकायतें हुई शुरुआत में उस पर। जब उस समय आरएसएस का एक ओटीसी कैंप चल रहा था, उसमें व्यवस्था में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। वहाँ मोबाइल सब जमा हो जाते हैं, वहाँ डॉक्टर्स भी आते थे। उस ओटीसी कैंप में मुझे एक दूसरे डॉक्टर ने बताया, अरे वो तुम्हारा रघु है, उसका नाम आ गया है। मैंने कहा काय में? बोले फर्जी मुन्ना भाई में। उस समय चूंकि उन अननोन शिकायतों पे एक मध्य प्रदेश स्तर पे कमेटी बनी और पूरे मध्य प्रदेश में 135 मुन्ना भाई पहली बार आइडेंटिफाई हुए। कोइंसिडेंसली इसका भी नाम आ गया, ये भी उस लिस्ट में आ गया। तो वहां पता लगा, मैंने कहा आ गया होगा। जब वहां ओटीसी कैंप से बाहर निकला, मोबाइल देखा, इसके कई सारे मिस कॉल पड़े हुए थे। बाहर निकला तो फिर इसके कॉल और इससे बात हुई, बोले आशीष मिलना है और ऐसा। मैंने कहा ठीक है। तो इसने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने अनजान बन गया कि जैसे मुझे पता है। तो प्राइमरी जो मैंने, क्योंकि इसने मुझे बता रखा था टॉप रैंकर है, आंखों में तेल डाल डाल के पड़ा है, तो मैंने भी इसको कहा, मैंने कहा यार तुम तो ईमानदारी से, और ये वो अपन सरकार के खिलाफ केस करते हैं क्योंकि तुमको डिफेम भी किया और गलत तरीके से तुमको फर्जी की लिस्ट में डाल दिया। क्योंकि जो मुझे बताया मैं वही सच मानूंगा। बोला अरे आशीष जी सुनो तो पहले, पापा ने कुछ बताया। मैंने कहा इसके पिताजी चूंकि पॉलिटिकल लीडर थे तो इसको एक स्कीम दे रखी थी उनने, पिताजी ने इसको बोल रखा था अभी तुम 135 हो, अगर 135 के 1350 हो गए फर्जी तो सरकार बहुमत के आगे झुकती है। इसके पिताजी का कहना था कि तुम आशीष के माध्यम से आरटीआई लगवाओ और बाकी फर्जी मुन्ना भाइयों को बाहर निकालो। जब ये मामला 135 से 1350, 13,500 हो जाएगा तो बहुमत बढ़ेगा, बहुमत के आगे सरकार झुक जाएगी, जांच बंद हो जाएगी। तो इसने कहा पापा, मैंने कहा स्कीम तो अच्छी है, क्योंकि मुझे भी लगा, मैंने कहा अपना एजेंडा भी पूरा हो रहा है, क्योंकि ऐसे फर्जी डॉक्टर तो अपन भी नहीं चाहते बेसिकली। और इसको ये था कि इसका काम होगा। तो इसने कहा, लेकिन पापा ने बताया वो सैला मसूद का मर्डर हो गया था आरटीआई में, और आरटीआई में ये हो जाता है वो हो जाता है। उसके पहले भी चूंकि मैं आरटीआई फर्जी मेडिकल टीचर रिक्रूटमेंट की लगा चुका था, तो थोड़े थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस पता थे, पर इतने बड़े लेवल का ये सब चीजें नहीं पता थी। बोले, मैंने कहा तुम चिंता नहीं करो यार, कैसी बातें कर रहे हो, सच के लिए मैं चिंता नहीं करो, अपन इस बात को बाहर निकालेंगे। उसने अपना एजेंडा बताया कि इतना हो जाएगा तो सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। मैंने कहा मैं भी यही चाहता हूं, न्याय होना चाहिए। से प्योरली पॉलिटिकल एजेंडे के साथ बात कर रहा था। तो मैंने आरटीआई लगाना शुरू की, डिटेल्स ए भी दे रहा था। होते होते शिकायतें शुरू हुई तो और कमेटियां और इंक्वायरियां बन गई। अब जब चूंकि इनको ये तो तय हुआ नहीं था कि मैं इनके हिसाब से बैकड्रॉप हो जाऊंगा, और ना मैंने ऐसा कोई कमिटमेंट किया था। फिर 2011 में एक्चुअली इसके एक लड़के की जरूरत, इनको लोकल में मेरे जैसे एक लड़के की जरूरत इसलिए थी कि लोकलाइड है, इसके पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं, फर्जी एडमिशन कराते भी थे। ये खुद रैकेट चलाते थे, रैकेटियर, दलाल। वहाँ दीपक यादव, डॉक्टर दीपक यादव, जो अभी कोर्ट ने उनको साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। साक्ष्य के अभाव में कैसे कि जो जांचें लैब को करनी चाहिए थी, जो रिपोर्टें लैब को करानी चाहिए वो लैब ने नहीं कराई, जो स्टेट की लैब ने रिपोर्टें कराई। स्टेट की लैब की इंटीग्रिटी अपने आप में डाउटफुल। मतलब आप समझिए, आपका और मेरा फोटो अगर मैच करने के लिए दिया जाए तो क्या दुनिया की कोई लैब कह सकती है दोनों फोटो एक ही हैं? लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की लैब आपके और मेरे फोटो को भी कह देगी दोनों एक ही हैं, अगर आप पैसा देंगे तो। सागर एफएसएल गवर्नमेंट की लैब। तो ऐसा ही व्यापम के केसों में हुआ। ऐसे दीपक यादव जैसे, जगदीश सागर जैसे सरगना। तो 2011 में मैं इसके साथ, इसने मुझे बोला लड़के लाने हैं, अपने को पैसा कमाना है, मुझे अपना चूंकि पूरा प्रोसेस समझना था, वही सिस्टम में जाएंगे तो सिस्टम को समझेंगे। मैं इसके साथ पहली बार भोपाल गया बाई रोड। जैसे पिक्चरों में हम देखते हैं ना माफिया जाते हैं, ग्वालियर से हमने एक टैक्सी हायर की भोपाल तक के लिए, और आप सोचिए शिवपुरी पर उस टैक्सी को वापस भेज दिया। शिवपुरी से गुना के लिए दूसरी गाड़ी हमको लेने आई, गुना पर वो दूसरी गाड़ी वापस हो गई। मतलब बिल्कुल एकदम फिल्मी स्टाइल। मतलब मेरे लिए शॉकिंग था। मैं पहली बार इस तरीके को उसमें, और ये भी लग रहा था यार अगर उस टाइम में पकड़ा जाता तो कोई मेरी बात को नहीं मानता कि मैं स्टिंग कर रहा हूं। आदमी को लगता मैं तो खुद एक, लेकिन मैंने रिस्क लेकर इस चीज को किया। गुना से हम भोपाल पहुंचे। भोपाल में डीबी मॉल के पास इसके जो शिवराज करके, शिवराम करके यादव था, उसके डुप्लेक्स पर रुके। फिर रात को जो 2000 जो पीएमटी का पेपर आना था वो हमारे पास पहले से था। संगम रेडियोज वाले का, जो भोपाल का एक फेमस रेडियोज है संगम रेडियोज, उसका लड़का, उसके लड़के को पेपर मेरे सामने दिया गया पेपर आने के पहले। इतना गधा लड़का पेपर आने के
सामने आने के बाद भी पेपर में गलत आंसर मार्क कराया, क्योंकि ये पेपर देते थे तो मार्कशीटें रख लेते थे पैसे के लिए। जिनके नाम ले रहे हैं फिर इन पे बाद में केस बने, आरोप बने? कुछ लोगों पर बने, कुछ लोगों पर पेंडिंग है, क्योंकि सरकार और सरकारी एजेंसियां इस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हुई कि सरकारी सिस्टम जो है हमारे यहाँ का न्याय देना नहीं चाहता। यहाँ क्या न्याय बेसिकली आपको छीनना पड़ता है, और छीनने के लिए वहां पूरा झुंड है और इधर एक अकेला आदमी या 2 लोग 4 लोग, तो कैसे? ये लड़ाई बराबर की नहीं है, लेकिन प्रयास मेरा आज भी जारी है। ठीक है, फिर वो परीक्षाएं दी उन्होंने, फिर क्या? परीक्षाएं दी, पेपर जो मैंने उस टाइम मेल भी किए, सारे सबको बताए कि भाई ये, लेकिन नहीं। शिकायत की आपने? शिकायत की उस समय इन्फॉर्म, लेकिन वापस लौट के हम लोग आ गए, है ना। तो उस टाइम कोई सुनने वाला नहीं था, लौट के आए, मैंने सारा चूंकि प्रोसेस में समझ चुका था। अब इसके बाद था सेकंड पार्ट काउंसलिंग का, जो मध्य प्रदेश नहीं देश में एक नया मामला काउंसलिंग में मेरे सामने आया, और पहली बार सामने आया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का स्कैम। क्या होता है, प्राइवेट जैसे काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग में बच्चा जो जिसके मेरिटोरियस होता है वो गवर्नमेंट का कॉलेज लेता है, बट ऑब्वियस क्योंकि फीस कम लगेगी, अच्छा कॉलेज लेगा। जिसके नंबर कम होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज लेता है गवर्नमेंट कोटे की। जनता को समझाने के लिए कि पहले जब परीक्षा हुई तो नकली कैंडिडेट्स के जरिए दिलाई गई। नकली कैंडिडेट्स, पेपर आउट हुए, इंजन बोगी सिस्टम। इंजन बोगी क्या होता है, जैसे आप मेरिटोरियस हैं तो आपको आगे बिठा दिया, और बोगी यानी गधे या कमजोर स्टूडेंट पीछे बैठ गए, तो आप हमको नकल कराएंगे, तो आप हमको खींच के ले जा रहे हैं। इसको इंजन बोगी सिस्टम बोलते हैं। और पेपर आउट करा देना तो सबसे सेफर साइड है पेपर। एक OMR सीट ब्लैंक छोड़ दो और वो अंदर फिलअप कर देगा। ये सारी चीजें चल रही थी, ये सारी चीजें सब एक साथ पैरेलली चल रहे थे। जितना पैसा दोगे उतना सेफ तरीका आपको दिया जाएगा। पैसा कितना तब चलता? पैसा जैसे MBBS की सीट के लिए पेपर अगर आपको पेपर चाहिए तो 10 लाख 15 लाख रुपए। सॉल्वर इंपर्सोनेटर बिठाना तो फोटो मिक्स होगा। उसमें कैटेगरी वाइज भी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि SC ST थे उसमें कम नंबर पे होगा, OBC में है तो और थोड़े ज्यादा नंबर चाहिए, जनरल है तो और थोड़े ज्यादा नंबर चाहिए। कैटेगरी वाइज भी मतलब रेट बेसिकली आप समझिए मॉल में जिस तरीके से हम जाते हैं तो रेट टैक्स होते हैं, इस तरीके से ओपन मार्केट था। तो ये सिर्फ मेडिकल नहीं और अन्य परीक्षाओं में मेडिकल, इंजीनियरिंग, कुल मिला के जो भी 28 तरीके के एग्जामिनेशन व्यापम कराता है, सारे एग्जामिनेशन में धांधली ओपनली चल रही थी। उसके बाद जब काउंसलिंग में मैं पहुंचा तो वहां एक बंदा मिला, जयप्रकाश बघेल, जो ग्वालियर के GR मेडिकल कॉलेज में 2010 बैच का स्टूडेंट था। मतलब ब्रजेंद्र रघुवंशी जिसके साथ मैं हूं उसका जूनियर। तो वो ऐसे पता लगा, वो आया, चूंकि जूनियर ने नमस्ते किया तो वो ब्रजेंद्र ने परिचय कराया, ये अपना जूनियर है। तो मैंने कहा ये जूनियर ये भी पकड़ गया फर्जीवाड़े। मैंने कहा ये तो जूनियर है तो मतलब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा होगा, ये कैसे काउंसलिंग में? बोले नहीं, पकड़ा नहीं है, ये काउंसलिंग में आया है। मैंने कहा काउंसलिंग में क्यों भाई, ये तो पहले से मेडिकल कॉलेज। मैंने कहा अच्छा ग्वालियर से कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज ले रहा होगा। अरे यार आशीष भाई समझो तो रुको। मैंने कहा ठीक है। तो काउंसलिंग में पहुंचा, वो काउंसलिंग में उसने चिरायू मेडिकल कॉलेज उठाया। मैंने कहा यार चिरायू मेडिकल कॉलेज अपने मेडिकल कॉलेज से अच्छा है। बोले नहीं ये क्या है। इसने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद चिरायू मेडिकल कॉलेज की सीट लॉक कर दी। डॉक्यूमेंट वहां से प्रोफेसर और टीचर से और बाबू से मिलकर ले आया, जबकि लीगली नहीं मिल सकते थे क्योंकि वहां बाउंड है। अब ये सीट लॉक हो गई। बोले काउंसलिंग लास्ट डे जो ज्वाइनिंग होगा कॉलेज का, उस डे को ये जाके वहां लेटर दे देगा कि मैं फाइनेंशियली वीक हूं, पैसे देने में अक्षम हूं, परिवार में ये समस्या है, तो मैं सीट एडमिशन नहीं लेना चाहता। तो मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले इससे कॉलेज इसको पैसे देगा 8 लाख 10 लाख रुपए। फिर मैंने कहा तो बोले ये सीट चली जाएगी पेमेंट कोटे में, कॉलेज बेचेगा इसको 1 करोड़ रुपए में। बढ़िया। गवर्नमेंट कोटे की वो सीट जो गवर्नमेंट ने, इसलिए सरकार ने अनुदान देकर प्राइवेट कॉलेज को दी है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नंबर कम ला रहे हैं और थोड़े पैसे दे सकते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट फीस से ज्यादा, पर बहुत ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, प्राइवेट की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ सीट रिजर्व है। उसको भी किस तरीके से गवर्नमेंट सिस्टम का एक सारे DME को पता होता है, मिनिस्टर्स को पता होता है, IAS को पता होता है, मेडिकल कॉलेज के जो मालिक्स होते हैं, डायरेक्टर वगैरह सबको पता होता है। देश में पहली FIR मैंने कराई इस मामले की कि किस तरीके से सीट कैंसिलेशन होता है। तो ये 2 जगह रिकॉर्ड में नाम नहीं जाता था उनका जब वो एडमिशन लेके रखा है एक जगह उन्होंने? नहीं एक्चुअली वो उसको क्रॉस चेक ही नहीं करते थे ना। आपने वो तो दूसरे बैच में ले रखा है, क्रॉस चेक करने ही नहीं, जबकि वैसे कहते हैं आधार कार्ड, बायोमेट्रिक, आप समझिए इतने सारे तामझाम। क्या होता है एक बात समझिए, चोरी पकड़नी है हमको तो हम चोर पकड़ेंगे। जैसे इंटरव्यू में कैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मान के चलिए मैंने आपको सिलेक्ट करना है, पहले से फिक्स कर लिया है,
और मैं आपसे इंटरव्यू में सवाल भी पूछने हैं, और ये भाई साहब ये भी आ गए, इनसे मैं पूछूंगा आप बताइए अब्दुल कलाम जी के पिताजी का नाम क्या है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। और आपसे भी मुझे सवाल पूछना है, चूंकि सिलेक्ट करना है, तो आपसे पूछूंगा आपके पिताजी का नाम क्या है, ये भी तो सवाल है, आपके पिताजी का नाम क्या है। तो यही बेईमानी और ईमानदारी का तरीका है इनका। तो कौन ही जा रहा है, यही जांच करने का तरीका है इनका। और किस लेवल पे होते थे घपले, किस लेवल पे होते थे? जब ये सारा सिस्टम फिर मेरे सामने आ गया, तो मैंने इसकी कंप्लेन करना, प्री पीजी में कराते थे ये घपले। प्री पीजी जो एग्जामिनेशन होता है, जिसमें एमबीबीएस के बाद लोग उसमें 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ की सीटें बेचते थे। तो जब सारा मामला मेरे सामने आया, मैंने कंप्लेन करना शुरू की, डाटा के साथ विद फैक्ट, अपने नाम से प्रॉपर कंप्लेन करना शुरू। अलग अलग कमेटियां बनी, जांच हुई, ऑर्डर हुए। अब इन लोगों को ये पता लगा, तो इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया। मैंने कहा नहीं देखो, जो सच है मैं उसके लिए लड़ रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं। प्रेशर बनाया, नहीं माना, मेरे पिताजी के पास आए। मैं इसलिए अपने पिताजी को हमेशा धन्यवाद देता हूं और देता रहूंगा। भले ही मेरे से उनसे कई बार मतभेद होते हैं, एक बाप बेटे में होते ही हैं, लेकिन उन्होंने मेरे सच की लड़ाई को ना चाहते हुए या चाहते हुए, कोई भी बाप नहीं चाहता कि मेरा ही बेटा मरने के लिए जाए, लेकिन उन्होंने हमेशा साथ दिया और आज भी दे रहे हैं। उन्होंने उन पैसों को ठुकराया, मेरे पिताजी के पास पैसे लेकर गए, मेरे पिताजी ने तुरंत उन पैसों को ठुकराया। हाँ, नो डाउट उनको एक चिंता बढ़ गई कि जब ये लोग इतने पैसे इसको खरीदने के लिए दे सकते हैं, लाखों रुपए में, लगभग उस समय 40-50 लाख रुपए लड़के इकट्ठा करके दे रहे थे। तो पिताजी को एक चिंता नो डाउट बढ़ गई कि जब इतना पैसा ये दे सकते हैं, तो मेरे बच्चे के साथ क्या नहीं कर सकते। तो सारे बड़े लोग हैं, पॉलिटिकल, कोई ब्यूरोक्रेट्स का, कोई किसी का, चिंता उनकी निश्चित रूप से बढ़ गई। ठीक है, घोटाले की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले आप आरएसएस के कामों के अलावा और क्या किया करते थे? 2008 में जब माताजी बीमार थी, और ये एफआईआर आपने पहली कब लिखाई थी? व्यापम की एफआईआर 2014 में। 2014 में। तो मारपीट की एफआईआर 2012 में, स्टिंग ऑपरेशन 2011 में कर लिया था। 2012 में मेरे साथ वो मारपीट की भी घटना बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप बताना चाहूंगा मैं। मारपीट पे चलेंगे, उसके पहले आप करते क्या थे? उसके पहले मैं बेसिकली स्टूडेंट था, पढ़ रहा था। क्या उम्र क्या रही होगी आपकी तब? 16 साल के आसपास, जब मम्मी को कैंसर डायग्नोस हुआ। तो स्टूडेंट था, एक नॉर्मल पढ़ रहा था। मेरी घर वालों की, हमारी सोच ये थी, 12th कर लिया था कि आईटीआई भी मैंने किया हुआ है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, 2 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में। तो एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने कहा अहमदाबाद में वो अशोक लीलैंड कंपनी में मैनेजर हैं, तो उन्होंने कहा कि आईटीआई कर लेगा तो इसको वहां 12,000 रुपए की नौकरी, 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी और कंपनी का रहना खाना मिलेगा। तो उस समय आप सोचिए, मैं भी वही साधारण व्यक्ति था, मेरे लिए 10,000 रुपए की नौकरी पाना या कहीं किसी जगह काम करना, क्योंकि घर की जरूरतें भी ऐसी थी, मतलब 2 बहन 2 भाई, हम 4 लोग थे। पापा भी एक छोटी सी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की नौकरी में है। तो वही जरूरतों के कारण, वही लाइफ और वही हमारा सोच था, लेकिन परिस्थितियां मुझे यहाँ ले आई। 40-50 लाख घूस में मिल रहा है आपको फिर। बढ़िया। वो मारपीट वाला मामला जो आप बता रहे थे, वो क्या? तो जब इसके बाद ये सब इन लोगों को पता लगा, पैसे नहीं लिए, तो इन लोगों ने 6 अक्टूबर 2012 को मुझे धमकियां दी। मतलब दिन भर फोन करते रहे, तू कहाँ है, तेरे को ऐसा कर देंगे, मारेंगे, और दुनिया भर का, नहीं तो तू अबे ज्यादा RTI, फोन आते रहे। मैं उस समय 6 अक्टूबर को ही थाने पहुंचा शाम को, झांसी रोड थाना, जो मेरे घर के पास का थाना लगता है। मेरे साथ एक डॉक्टर थे, एक मेरे मित्र और थे जो पुलिस विभाग में ही थे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कुछ काम करते थे, वो थे। मतलब तीनों ही ठीक ठाक लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। आप सोचिए, मतलब पहला इंप्रेशन मेरे लिए पुलिस का क्या रहा। मैं गया तो आवेदन दिया पुलिस वाले को, तो वो लिटरली गाली देके कहता, तेरे में कीड़ा काट रहा है क्या, तेरे को क्या पड़ी जबरदस्ती इनके पीछे पड़ने की, अभी तो उन्होंने धमकी दी है, मारेंगे और चल भाग यहां से। और आप सोचिए, उस व्यक्ति ने मेरा आवेदन नहीं लिया। DBS तोमर, वो TI हुआ करते थे वहां झांसी रोड में। नाम लेने में आप नहीं सब कुछ आते हैं, खुल के नाम लेते हैं। तो नहीं, नाम लेने में संकोच, आप देखिए, संकोच आदमी को जब होगा, जब मैं बनावटी बातें करूं, सोच कर करूं, और जो चीज मैं कहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं उसको। आज नहीं, मेरा पुराना रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे, और मैं अगर जिम्मेदारी पूर्वक नहीं कह पाऊंगा तो अपनी आवाज को बंद करना पसंद करूंगा, फिर बोलूंगा भी नहीं। फिर नहीं लिया उन्होंने आवेदन नहीं लिया और चलता कर दिया हमको। अगर वो आवेदन तो छोड़िए, उस दिन एक फोन भी उन लड़कों को कर देते ना, तो 10 अक्टूबर को मेरा अपहरण नहीं होता। उसके बाद 4 दिन निकल गए। लड़कों की हिम्मत तो चूंकि सर पे चढ़ी रही थी, उन्होंने मेडिकल कॉलेज के क्लर्क और मेडिकल के एक टीचर को सेट किया। उन्होंने मुझे फोन किया, देखिए कैसे सिस्टम
इन्वॉल्व होता है और कैसे एक्टिविस्ट और जो विसिल ब्लोअर्स हैं उनकी जान को खतरा सरकार की एजेंसियां कैसे देती हैं, कैसे उनको नुकसान, इसका सबसे सही उदाहरण, क्योंकि उन्होंने एक तो ये फिक्स कर लिया कि मतलब वो काम कर रही है उनके लिए जस्ट लाइक टूल। मुझे फोन किया, वो तुम्हारी आरटीआई की जानकारी तैयार है, आ जाओ। मैंने कहा ठीक है आता हूँ। दोबारा फोन आया, कितनी देर में आओगे? मैंने कहा आता हूँ। तीसरे प्रोफेसर का फोन आ रहे, वो आ जाओ मेरे को निकलना है कहीं। मैंने कहा अरे निकलना है, तो अपने को भी चूंकि जानकारी लेना थी, अपन ने साइकिल उठाई और चल दिए घर से। इधर इन लड़कों को बता दिया वो जानकारी लेने आ रहा है। मतलब ये सरकारी सिस्टम का काम नहीं था। ऐसे सरकारी सिस्टम इन्फॉर्मर्स की जानकारी, इसीलिए जो लोग हैं सरकारी सिस्टम में अपराध की या अपराधी की सूचनाएं देने से बचते हैं, क्योंकि आम आदमी कौन कहां और कब तक लड़ेगा। आपको तो खुले में निकलना है, जाना ही है। और हर छोटी पड़ोसी की शिकायत कर दो तो पड़ोसी को बता देते, रोज जूते चलवाते। क्यों? ग्वालियर चंबल को आप जानते होंगे, वहां जरा सी बात पर गोलियां चल जाती हैं और आदमी का मर्डर हो जाता है। तो इसके बाद जैसे ही मैं मेडिकल कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो वहां मेरे को पटक लिया उन लोगों ने, साइकिल वहीं, और मेडिकल कॉलेज के जस्ट ठीक 120 फीट का डबल रोड क्रॉस करके मेडिकल का हॉस्टल है लड़कों का, सीनियर बॉयज हॉस्टल है SBH, और हॉस्टल में ले गए मुझे, वहीं से बाउंड्री से पटक के खींच के और रूम नंबर 16 में ले जाके बंद कर दिया। और हॉस्टल में बोले वो RTI आया, RTI गालियां देके, जो लिटरली गाली माँ बहन की, और बोले वो आया है। और आप सोचिए ऐसे ही मुझे चेयर पे बिठा दिया, जो आया उसने मुझे मारना चालू किया। बोले ज्यादा RTI का बनता है, और वो गालियां देते हुए मारपीट शुरू। स्टंप से मारा मुझे, थप्पड़ों से मारा मुझे, और मतलब इस हालत में कर दिया कि मैं मरणासन स्थिति में हो गया। मेरे पिताजी का फोन आ रहा था, मेरे पास छोटा सा कीपैड फोन होता था, तो मैंने जैसे तैसे उनके हाथ पैर जोड़े और मैंने बात की, क्योंकि मेरे को मालूम था ये बानर सेना है, पिताजी तो भावनाओं में बह के आ जाएंगे, पर ये पिताजी ये नहीं समझेंगे कि बुजुर्ग आदमी है उधर आ जाए। पिताजी मैं कह रहा हूँ पापा मैं रास्ते में कहीं फंस गया हूँ और आ रहा हूँ, फोन काटा, क्योंकि मैं उनको ये भी नहीं बता पा रहा मैं यहाँ फंसा हूँ। लेकिन ऊपर वाला साथ देता है, ईश्वर होता है, इस बात को भी मैं मानता हूँ। उसी हॉस्टल में से किसी एक व्यक्ति ने, जो उन्हीं के बैच का होगा पर गलत नहीं था, वो सामने तो आ नहीं सकता था, उसने मेरे एक जानने वाले डॉक्टर साहब को फोन किया, जिनके पिताजी ब्रिगेडियर हुआ करते थे आर्मी, वो अपने घर गए हुए थे। उनको फोन किया, सर वो आपके यहाँ आशीष आता था, उसको बहुत मार रहे हैं लड़के। उन्होंने मेरे सेल पे कॉल किया, मेरा फोन तो अब उठाने ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने चूंकि उनके भी नंबर उधर जोर से लेके उनको फोन किया, तो उनका सीनियर का फोन आ रहा है, उन्होंने उठाया। लिटरली उन्होंने गालियां दी इनको, और बोले अगर इसको अगले 5 मिनट 10 मिनट में नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को भी बता रहा हूं और सबको बता रहा हूं। उनके ही इसलिए ऐसा नहीं है किसी फर्टिलिटी में डॉक्टर आदमी है, क्योंकि बेसिकली आदमी अच्छा और बुरा हर जगह है। बेसिकली आदमी के अंदर की बुराई है। आज हो सकता है मैं बुरा हूं, कल सुधर जाऊं, लेकिन हमको बुराई को खत्म करना है, ना कि आदमी को। अब उसके बाद इनको, चूंकि उनको लगा सर को पता लग गया है, तो इन्होंने क्या करे, तो किसी ने स्कीम लगा दी। बोले एक काम करो, इससे कोरे कागज पे अंगूठे लगवा दो, क्योंकि ये मर गया तो अपन लिख देंगे आत्महत्या कर रहा हूं मैं। अब वो तो जैसे लोग, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, वो तो पैसे की दम पे आए हैं, जितना IQ मेरे अंगूठे लगवाए। मैंने कहा एक कागज पे बोले साइन करा लो, साइन करा लिए। एक दूसरे कागज पे बोले इससे एप्लीकेशन लिखवा लो, उस पर साइन और अंगूठे करा लो कि मैं जो RTI मांगी है वो जानकारी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे को भी निकलना था। तो जो बोलते गए होता गया। उसके बाद जैसे तैसे करके मुझे हॉस्टल के बाहर पटक दिया। उस बाहर पटकने के पहले एक और चीज मिस कर रहा हूं, इन्होंने एक लड़की को फोन किया जो इन्हीं के बैच की फर्जी थी, DSP साहब की लड़की है, आज भी फर्जीवाड़े में 2009 में है, DSP साहब की लड़की है। चूंकि महिला है उसका नाम नहीं लूंगा, इसलिए उस लड़की को फोन किया इन्होंने, जो कहते हैं ना कि अगर आदमी का जमीर जिंदा है तो शायद कोई ऐसा ना करेगा। स्पीकर पे फोन था, उस लड़की को फोन किया, उस लड़की को बोलते तू जल्दी आ जा, तो तू कह दियो आशीष ने तेरे कपड़े फाड़े हैं, इस पर मुकदमा करा देंगे। मतलब कोई और जमीर वाली लड़की, जिसको कहते हैं अपना खुद का स्वाभिमान होगा, तो तुरंत लड़के को डांटेगी। बोलती मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाएगा, मैं मुरैना हूं। मतलब उसने ये नहीं कहा तू बोल कैसे रहा है, कैसा ऑफर दे रहा है। आप सोचिए, अपने फर्जीवाड़े को बचने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं ये लोग। और कौन थे इनके पीछे? ये सब पूरा इनका रैकेट करा रहा था, दीपक यादव वगैरह, ये सारे लोगों ने बोला, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो सब तक चेंज जाएगी। फिर उसके बाद मुझे हॉस्टल के बाहर पटक दिया, वहां से कोई मुझे लेके, किसी ने खबर की तो डायल 100 आई जो भी है, और मुझे लेके थाने कंपू पहुंची। FIR जो भी उन्होंने लिखा, उसके पहले मुझे ले गए थे ट्रोमा सेंटर में ले गए, तो डॉक्टर ने MLC करने के बाद मुझे को ICU में एडमिट कर दिया। ICU में जब मैं एडमिट हो गया
तो मेरी हालत चूंकि ज़्यादा अगले दिन मेरे पिताजी को नहीं पता तब तक कि मैं इतना पिट गया हूँ, ये है। पिताजी से मैंने दोस्तों को किसी को आ गए थे तो पता लगा, उनको बोला पापा को बोलना मैं तेरे यहाँ रुक गया हूँ। मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैंने कहा पापा यहाँ आएंगे मैडिकल कैंपस, यही लड़कों का। सुबह पापा दूध वाले के पास दूध लेने जाते हैं और दूध वाला पिताजी को कहता आज आपके लड़के को क्या हो गया पेपर में? आप का मतलब पेपर में फ्रंट पेज खबर छपी जीआरएमसी में आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या का प्रयास। तो उनको पता चला, तब उनको पता लगा। पापा मम्मी स्कूटर से सीधे आए और ये दुनिया भर का जो रोना वोना जो सब रहता है उनको लगा। उसके बाद इन डॉक्टर्स के लड़के फिर आए, बोले अगर तूने हमारा नाम लिया, चूंकि वहीं हॉस्पिटल से एफआईआर हो रही थी, मेरी स्थिति ऐसी थी, तो बोले तेरे को यहाँ इंजेक्शन लगा के निपटा देंगे। उस समय कलेक्टर हुआ करते थे ग्वालियर में, पी नरहरी साहब। नरहरी साहब ने मुझे फ़ोन किया, पता लगा, तो एक अच्छे अधिकारी भी हैं, उन्होंने फ़ोन किया, बोले मैं आपको बिरला हॉस्पिटल शिफ्ट करा देता हूँ, आप वहाँ इलाज कराइए। क्योंकि मेरे अंदर भी एक जिद, मैंने कहा सर देखिए बिरला हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाना, मैं इनसे यूँ भाग जाऊँ, अगर मरना इनके हाथों, मैं बिरला तो नहीं जाऊँगा, मैं इलाज यही कराऊंगा, जो भी होना है गवर्नमेंट में, जो होना यही होगा। तो उन्होंने पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया कि पुलिस जवान लगाएं टेम्परेरी, जो भी सब चला, 4-5 दिन में एडमिट रहा। उसके बाद घर आ गया। तब तक मीडिया में खबरें आने लगी थी घोटाले की। हाँ, मीडिया में कुछ खबरें आने लगी थी, कुछ चीजें 2012 की बात है। इसके बाद पुलिस, आप सोचिए उस मेडिकल हॉस्टल में पुलिस जीवन में जाती नहीं थी। घटना जब एफआईआर होती है पुलिस प्रोसीजर में, घटना आपके साथ जैसे मेरे साथ आज यहाँ हो जाए, तो पुलिस का काम है घटना स्थल पे आके उसका एक मौका नक्शा, जिसको बोलते हैं डिजाइन, बना देना पूरा। तो मौका नक्शा बनाने के लिए फोन आया मेरे पास, एक एएसआई थे कौशल, उनका जो आईओ थे उस केस के। उन्होंने कहा, बोले तो मैंने कहा ठीक है आ जाता हूँ। मैं वहाँ पहुँचा तो बोले साइन करो। मैंने कहा मौका नक्शा तो साहब घटना स्थल पे होगा। बोले तुमको पिटने का शौक होगा, तुम जाओ हॉस्टल के अंदर, ना पुलिस जाती ना मैं जाऊंगा। मैंने कहा तो मैं साइन भी नहीं करूंगा। मैंने साइन नहीं किए। अब दूसरी बात, एक कानून की सबसे बड़ी पेचीदगी और समस्या आप देखिए, कोई आदमी पिटने जा रहा है, या उसको पता है या नहीं पता कि मेरे साथ ये हमला होगा, क्या वो 2 लोगों को गवाह लेकर जाएगा या जाना चाहिए? अब बोले 2 गवाह। मैंने कहा भाई मैं किसको? बोले किसी के भी नाम लिखा दो। मैंने कहा मैं फर्जी नाम नहीं लिखाऊंगा। बोले लेकिन ये कानूनी मजबूरी है, 2 आप पिटे हो तो 2 गवाह तो चाहिए। मैंने कहा ये कौन सी बात है, मैं मेरे को थोड़ी पता है मैं पिटने जा रहा हूं कि 2 लोगों को बोलूंगा भाई मैं पिटूंगा, तुम लोग देखते रहना, ऐसा थोड़ी होता है। तो लेकिन नहीं, उनको तो यही चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं डॉक्टर्स के फर्जी मुन्ना भाई साथी को विटनेस बना दिया उसमें कि हाँ हमने आशीष चतुर्वेदी को पिटते देखा, और मुझे नहीं बताया। जब कोर्ट में चालान पुटअप हुआ तो महीनों बाद मुझे पता लगा, और जब उन्हीं के साथी है तो बट ऑब्वियस है, वो कोर्ट में जाके बोले साहब ये ऐसा तो वही नहीं था, पुलिस ने गलत तरीके से हमारा नाम लिख लिया। अब उसका क्या फायदा हुआ, बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मिला। आप जो जेन्युइन है वो लिखिए ना कि वहां कोई गवाह तो था ही नहीं, और उस केस में उनको एक्यूटल हुआ, छूट गया सारे, छूट गए। फिर आपको सुरक्षा कब मिली? इसके बाद ये लगातार चलता रहा। 2013 में पीएमटी का पेपर आउट हुआ तो मुझे पता लगा, मैंने इन्फॉर्मेशन देता रहा। 2013 में जो डिटेल मैंने बताई वो सब चला। फिर इंदौर भी गया मैं, उस समय महेश्वरी साहब हुआ करते थे आईजी वहाँ, उनको भी इन्फॉर्मेशन दी। 2013 से लड़ाइयाँ वापस थोड़ी सी और स्पीडली चालू हो गई। 2013 के बाद फिर एसटीएफ में एडीजी एक आए हुए थे, सुधीर कुमार शाही साहब। एक्चुअली ये फॉरेन पोस्टिंग से आए हुए थे। शिवराज जी अपने जीवन की, मुझे लगता है कभी अच्छे मन से बैठेंगे तो याद करेंगे कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने सुधीर कुमार शाही को इस प्रकरण की जांच दे दी। उन्होंने ये सोचकर जांच दी थी, जो बाद में मेरे कई सारे जो उनके काफी करीबी लोगों ने बताया कि फॉरेन पोस्टिंग से आया है। एसटीएफ एक्चुअली बेसिकली जंगलों का काम, सर्चिंग का और वो सब करती रहती है। टेक्निकल है तो ये डंप हो जाएगी। शाही साहब चूंकि एक क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आदमी के अंदर अच्छा इंसान है तो वो अच्छा कहीं भी करेगा। उनको मजा आने लगा, उनको लगा ये तो सही चीज है, समाज हित की है, देश हित की है। तो शाही साहब ने कुरीदना चालू कर दिया। तो शाही साहब, मतलब आप समझिए जब व्यापम की, क्योंकि टेक्निकल स्कैम था कि ओएमआर सीट क्या होती है, पुलिस के एक अधिकारी की पूरा जीवन 323, 294, 506 मारपीट, 376 इन्हीं धाराओं के इर्द गिर्द निकल जाता है, जबकि आईपीसी सीआरपीसी में लगभग 1000 के आसपास प्रोविजंस हैं, है ना। अब तो खैर बीएनएस हो गया है वो तो, लेकिन तब भी उनमें इतने सारे, लेकिन 10 धाराओं के आसपास एक पुलिस अधिकारी का पूरा जीवन निकल जाता है। मतलब एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कभी किया ही नहीं होता। तो शाही साहब ने क्या किया, हम लोगों को पर्सनली बुलाकर
कि क्या है, कैसे समझना, अधिकारियों को बुलाकर डीपली सबसे पहले उन्होंने विषय को खुद समझा कि बेसिकली OMR सीट क्या है, ऑप्टिकल मार्किंग सीट, रासा क्या है, रिकॉर्ड ऑफ आंसर सीट, कैसे इसको फिलअप करते हैं, ये क्या एविडेंस बनेगा, कैसे बनेगा। जब तो समझ में आएगा कि घपला कैसे हुआ। समझोगे तो आप टेक्निकलिटी को इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे। उन्होंने समझा, फिर अपने जो एक STF की टीम थी उसको समझाया। उस STF की टीम के बाद जब काम बढ़ता गया तो हर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी SITs बना दी, उस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया। बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान धुआंधार तरीके से पुलिस उठा के ला रही थी लोगों को, जिन मेडिकल हॉस्टलों में पुलिस आज तक नहीं गई थी। इतिहास था वहाँ, मतलब पुलिस को देखते ही लोग गायब होने लगे थे, हॉस्टलों में ताले डलने लगे थे। मतलब एक वाक्य आपको सुनाऊंगा जिसमें एक डॉक्टर को पकड़ने के लिए पुलिस काफी परेशान हो रही थी। वो क्या करता था, हॉस्टल का अपना ताला बाहर से लगा के पीछे गेट से निकल जाता था। SIT चेयरमैन ग्वालियर के बीरेन जैन साहब मुझसे बोलते हैं, बोले यार आशीष ये पकड़ नहीं पा रहा है, इसको बहुत समस्या हो रही है। बोले साला हर बार गायब हो जाता है। मैंने कहा पकड़ जाएगा। मैंने वो चूंकि सर्जरी उस समय PG कर रहा था सर्जरी में, मैंने उनके किसी जानने वाले को, मतलब जो साथ में सर्जरी में था, उनको कहा, मैंने कहा इसका OT कब रहता है, क्योंकि सर्जरी में आपको सीखना भी होता है। उन्होंने कहा XYZ थर्सडे या फ्राइडे बताया, जो भी उस डे को रहेगा। मैंने कहा आप एक काम करना, मैं बता दूंगा कब, लेकिन आपकी टीम एग्जैक्ट जानी चाहिए। बोले मैं खुद जाऊंगा। तो साहब बीरेंजन साहब पहुंच गए OT, मैंने बता दिया। अब OT पहुंच गए तो OT का दरवाजा, अब बोले डॉक्टर शैलेंद्र निरंजन कौन। अब क्या होता है OT में, सब OT गाउन में होते हैं, वो सब लगाए हुए होते हैं, मुंह पर भी ये सब मास्क वगैरह, तो सब एक जैसे लगते हैं। और जो शैलेंद्र निरंजन नहीं थे उन सब ने बोले मैं नहीं, उसने भी मना कर दी मैं नहीं। अब जैन साहब को लगा यार ये तो लफड़ा हो गया, मतलब तो उन्होंने फोन आया वहां से उनकी किसी टीम का, बोले वो मना कर रहे हैं। मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा 100% वही है। मैंने अपने व्यक्ति को कहा, उन्होंने कहा उन्हीं में से वो सब। तो क्या होता है, झूठ के पैर नहीं होते। उन्होंने कहा एक काम करो, सबको उठा लो। सबको उठाने को बोला तो 4 लोग जो होते वो पीछे सब जी है, अब थोड़ी है, बोले साहब ये तुरंत वहां से पकड़ के लाए। अब यूपी के, यहाँ के, दुनिया भर के नेताओं, बड़ी रोचक खबरें आया करती थी तब, इस तरीके से पकड़ा गया, अखबारों में छपती, नेताओं के फोन, मतलब पेपर में छपा, OT से उठाया डॉक्टर, और नेताओं के फोन आने लगे। अब बोले दुनिया भर के ये तो फर्जी नहीं। अब बोले यार आशीष और ये क्या है, मेरे तो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों ने पुराने, व्यापम ने भी एक प्ली ली थी कि डॉक्यूमेंट अपने पुराने डिस्ट्रॉय हो गए। मेरे पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट डाटा मैंने इकट्ठा कर रखा था, आज भी है मेरे पास। डिस्ट्रॉय कैसे होते थे? डिस्ट्रॉय बेसिकली नष्ट कर दिया, और एक पंचनामा बना दिया कि इतने पुराने दस्तावेज हैं इसलिए नष्ट कर दिए गए। आग भी लग जाएगा। आग लगा, वो सब करना इनका, चोरी हो गए। मैं वो भी एक कहानी पर आऊंगा, अलग अलग कहानियां हैं। व्यापम से जुड़े डॉक्यूमेंट गायब हो गए, मतलब लोग कहने लगे आशीष गायब हो गया। और मदद मिली लोगों की, और भी इन्वॉल्व हुए कुछ RTI एक्टिविस्ट आपके साथ? एक्चुअली क्या है, इन्वॉल्व होना आदमी सरकार की वजह से नहीं चाहता। सरकार इतना जीवन को संघर्ष में कर देती है। मैं मतलब अपने जीवन से बताऊं, अगर किसी आदमी को आपको परेशान करना है, किसी आदमी को बर्बाद करना है सरकार को, सरकार चाहे तो जरूरी नहीं है उसके खिलाफ मुकदमे कराए। उस व्यक्ति के नाम से, जैसे मैं हूं, 10 FIR आप करा लो। बेसिकली विसिल ब्लोअर की परिभाषा क्या है, विसिल बजा के सरकार को जगाना, सोती हुई सरकार को जगाना। अब अपने यहाँ भारत में क्या है विसिल ब्लोअर की परिभाषा, आपने विसिल बजाई तो वो कहता है अच्छा विसिल बजाई तुमने, कहा ये चोरी है तो चोर को पकड़ के लाओ। चोर को पकड़ के ले आए, अब बोले चोर को पकड़ के लाए तो FIR कराओ। FIR करा दी तो कोर्ट कहता है गवाही देने आओ, गवाही दे दी तो बोले सबूत बताओ। मतलब सब विसिल ब्लोअर को ही करना है। अब ऐसे अगर आपने 2, 4, 5, मैंने तो लगभग 100 से ज्यादा केसों में ये किया, तो आदमी का जीवन खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है जीवन में। ना आप कहीं किसी काम के, लोग कट जाते हैं, ना कोई आपको रोजगार देता है, ना कोई काम देता है। अगर मैं लॉ नहीं करता, मैं सच बता रहा हूं, मेरे को खाने के बांधे पड़ जाते, क्योंकि पिताजी अभी रिटायर हो गए 1 साल पहले। पिताजी कमा रहे थे तब तक ठीक, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद पेमेंट भी आप हो गई। अगर मैं लॉ नहीं करता, मतलब जो भी मेरे दिमाग में आया, जो भी है, लॉ की बदौलत कम से कम इस प्रोफेशन में रहते मैं कुछ लीगल कंसल्टेंसी, कुछ तो भी अपने जीवन यापन लायक तो भी कर लेता हूं या कर लूंगा। फिर लोग जुड़े आपसे, क्या हुआ आगे? लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन सामने नहीं आना चाहते। अब ये सब चला तो वही डॉक्यूमेंट उसने कहा डिस्ट्रॉय हो गए, तो मैंने डॉक्यूमेंट, फोन आया, मेरे पास डॉक्यूमेंट की 2nd कॉपी थी, वो दी। वो कहां से आप निकालते थे? RTI के थ्रू? RTI से, तो क्योंकि RTI लगाना आसान है। RTI से सरकार से डॉक्यूमेंट निकालना है, आप समझिए ऐसे जैसे उनके गले से हड्डी निकालना।
मतलब आरटीआई में जानकारी ना देने के इतने बहाने हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता देश की और खुफिया जानकारी, जबकि गोपनीयता मैं ये मानता हूं, गोपनीयता सिर्फ वो होती है सरकारी सिस्टम में या कहीं जब कोई व्यक्ति किसी पति पत्नी के बारे में कमरे में क्या कर रहे हो वो पूछे। बाकी सरकारी सिस्टम में बाकी सब पारदर्शी है। आज के समय में आपके पास फिंगरप्रिंट सबके हैं, आज के समय में आपके पास फेस आईडी सबके है, आधार डाटा, दुनिया भर का डाटा लीक हो रहा है। आप चोरों और बदमाशों को तो रोक नहीं पा रहे, वहां गोपनीयता की बात तो कर नहीं पा रहे। जो देश हित की बात है, जहां आरटीआई, भाई चीजें सार्वजनिक, बेसिकली आरटीआई लगाने की जरूरत ना पड़े, मैक्सिमम चीजें हर विभाग को सार्वजनिक पोर्टल पर डालने में क्या समस्या है। आपने क्या खरीदी की, किस प्रोसीजर से की, क्या आपने कैसे किसी का अपॉइंटमेंट किया, अगर ये सब चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म में होंगी तो पारदर्शिता ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। जब पारदर्शिता ज्यादा बढ़ेगी तो जो जिनका नहीं हुआ और उनको लगता है कि अनडिजर्विंग हो गया, तो आपका अनड्यू अनवांटेड पेपर वर्क बचेगा। वो वहीं से देख सकते हैं किस प्रोसेस से इनका हुआ और गलत है कि नहीं। लेकिन सरकार चाहती नहीं है, क्योंकि सरकार के धंधे, सरकारी अधिकारियों के धंधे बंद हो जाएंगे। तो आरटीआई लगाने का सही तरीका क्या है 2024 में, अगर कोई तैयारी कर रहा है? आरटीआई तो देखिए, बेसिकली आप जो पेपर पकड़े हुए, इस पेपर पर जनरल एक एप्लीकेशन फॉर डिजायरिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस है ना, कि मैं ये जानकारी चाहता हूं आरटीआई के तहत, और जनरल पेपर पर भी दे देंगे तो नॉर्म्स तो ये कहता है वो भी स्वीकार करना। पर इसमें फंसेंगे पेच, वो नहीं स्वीकारेंगे। क्या पेच फंसेंगे उसमें? कोई ना कोई तरीका स्वीकार तो लेंगे। हाँ। आप चलिए सबसे पहली बात तो क्या, आप बाई हैंड देने जाएंगे तो 10 बातें। अच्छा तू बड़ा आरटीआई वाला काय को आ गया, क्या है, रसीद काटने के लिए, क्योंकि प्रोविजन है हर विभाग में वहां बोर्ड होना चाहिए, लोक सूचना अधिकारी कौन है, कैश की रसीद नहीं काटेंगे। आप चलिए पोस्टल ऑर्डर से बाई पोस्ट भेज दीजिए, ऑनलाइन राज्य सरकारों ने तो ऑनलाइन अपने आरटीआई किया ही नहीं आज तक, है ना, जबकि सेंट्रल में है, राज्य ने तो किया ही नहीं, जबकि नोटिस इसके लिए कई बार मांग उठी, कई बार निर्देश भी आए, लेकिन आज तक नहीं किया। और जब आरटीआई का फिर उनको जवाब देना होता है, पहले तो देंगे नहीं, दिया तो घुमा देंगे कि ये जानकारी आपको नहीं दी जा सकती, ये थर्ड पार्टी से संबंधित है, ये गोपनीयता है, ये इस सेक्शन के तहत नहीं दी जा सकती, सेक्शन 8 में ये नहीं दी जा सकती। अरे भाई सेक्शन 8 क्या कहता है पहले पढ़िए। सेक्शन 8 ये कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता, थर्ड पर्सन, इन सब चीजों की बात को कर रहे हैं। तो भाई थर्ड पर्सन क्या, थर्ड पर्सन में भी आपको पूछना है, थर्ड पर्सन में डायरेक्ट डिनायल नहीं है। जैसे आपकी इंफॉर्मेशन मैं मांग रहा हूं तो आपसे पूछा जाएगा क्यों ना दिया जाए, और मुझसे पूछा जाए आपको क्यों चाहिए, और फिर उसको जो स्थिति, जो व्यक्ति है पीआईओ, उसको डिसाइड करना है किसका जस्टिफिकेशन बेटर है इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो देना चाहिए। क्या करते हैं, आपसे बहाना ले लिया, नहीं वो मेरी गोपनीय जानकारी नहीं, तो उन्होंने उसी आधार पर उन्होंने मना किया, इसलिए सहमति नहीं दी, तो भाई वो तो देगा ही नहीं ना सहमति। फिर ऐसे में आप क्या करते हैं? अपील करते हैं। दूसरी बात, मेरे सोर्सेस हैं, मैं सोर्सेस से निकलवाता हूं। बेसिकली आरटीआई से ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास सोर्सेस से आती है। तरीका वही, और सोर्स आदमी का तभी डेवलप होता है, तभी कॉन्फिडेंस में रहता है जब सोर्स का नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। मुझसे सैकड़ों बार एजेंसियों ने पूछा, सीबीआई ने पूछा, एसटीएफ एसआईटी ने पूछा, एसआईटी के चेयरमैन ने पूछा, इवन ई पासपोर्ट स्कैम हुआ था, ये क्या देश का बहुत बड़ा घोटाला था। एक्चुअली उसको उतना लाइन नहीं, कोविड के टाइम था। भारत सरकार ने, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ई चिप में आता है, पासपोर्ट जो पहले बुकलेट आता था उसको ई पासपोर्ट की तरह बनाने के लिए टेंडर दिया, टेंडर निकाला। ई पासपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अमित शाह जी के पास था, तो अमित शाह जी ने कंडीशन डलवाई, मतलब एक कंडीशन स्पेसिफाइड थी, क्योंकि वो टेंडर मेरे पास आया था। तो कंडीशन उसमें आई कि इफ एनी कंट्री एनी ऑपरेशन कैरीड विद पाकिस्तान और चाइना, सो दिस विल बी नॉट टू बी पार्टिसिपेट इन दिस टेंडर। मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान और चाइना के साथ प्रीवियस और फर्दर, पहले या भविष्य में कोई ऑपरेशन कर रही है, चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, उसको एमएचए में एक्सेस मिलेगा, आपके विदेश मंत्रालय में, फॉरेन मिनिस्ट्री में एक्सेस मिलेगा, तो नहीं देना चाह रहे थे। और अब ब्यूरोक्रेसी की और पैसे का सिस्टम देखिए कितना मजबूत है, उसके मतलब सिस्टम में बैठे हुए टॉप लोग चाह रहे हैं ना हो। टेंडर निकला, इन्होंने चाइना की कंपनी को टेंडर में शॉर्टलिस्ट कर दिया, साफ साफ लिखे होने के बाद। हाँ, साफ साफ लिखे होने के बाद ये टेंडर चाइना की कंपनी को मिल गया। मेरे पास मेरे सोर्स का फोन आता है, बोले अरे तुम क्या सो रहे हो? मैंने कहा यार क्या फालतू की बात है, क्योंकि वो कभी कभी ड्रिंक भी कर लेते हैं। तो मेरे को लगा थोड़ी बहुत इन्होंने, अरे यार तुम फालतू की बातें करते हो, तुम कैसे विसल ब्लोअर, और बोले देश की सुरक्षा खतरे में। मैंने कहा क्या हो गया यार देश की सुरक्षा को? तो उन्होंने बताना शुरू किया मुझे
तो मैंने कहा भाई मैं कैसे मानूं? मैंने बोले हम कह रहे हैं। मैंने कहा हम कह रहे हैं वो तो ठीक है, कहीं लिखा हो, कहीं हाँ, रिकॉर्ड बोले ऐसा थोड़ी है, वो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेसी एक्ट में रखा है उन्होंने, 7 कॉपियां प्रिंट हुई हैं उसकी, अगर वो मिलेगा तो FIR हो जाएगी जो वो। मैंने कहा ठीक, क्योंकि मेरे सोर्स ने कहा, फिर वो तो देने को तैयार नहीं था। जैसे तैसे करके मैंने उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाई, मतलब RTI से तो मिलना नहीं थी, कहीं से कुछ डाटा कुछ तो भी मेरे पास कुछ आया। मैंने कंप्लेन की, ये मामला चला, फिर जांच वाँच हुई, उसकी जांच हुई तो बात तो मेरी सही थी, तो इन लोगों ने भी टेंडर को रिकॉल करना पड़ा। रिकॉल हुआ उसमें, वो तो चूंकि मामला इतना पेपर में मीडिया टाइम्स में पब्लिश हो गया था, उधर उधर रिकॉल हो गया, दोबारा टेंडर हुआ तो इन्होंने पाकिस्तान की जो ISI कंपनी है उसको टेंडर दे, ISI से जुड़ी कंपनी को, जो पाकिस्तान में ISI के लिए भी काम करती है, और उससे जुड़ी हुई कंपनी को टेंडर दे दिया। क्यों कर रहे थे? देख नहीं रहे थे या क्या था? नहीं, जबकि इसमें विजिलेंस क्लियरेंस होना था, सारे क्लियरेंस होने थे। पैसा जो दे जा रहा था कंपनी वाला, क्योंकि वो ISI तो है नहीं, कंपनी है, वो ISI के साथ काम कर रही है, और बेसिकली इन्होंने जानबूझ के उसको अवॉइड कर, जबकि कंपनी की प्रोफाइल, आप इंटेलिजेंस, रॉ, सारे क्लियरेंस उसमें लग देते। इनको देखना, जो मुझे पता लग सकता है इनको कैसे नहीं लग सकता, और अगर इनको नहीं लग सकता तो इनको ये छोड़ देना चाहिए पद। इस बात को भी मैं जिम्मेदारी के साथ करता हूं। आपका एक ही काम था करने के लिए। हाँ, मतलब डेडिकेटेडली आप, वो मेरे पास जानकारी, उसने दोबारा फोन आया, अरे यार तुमने तो और करा दी, पाकिस्तान को दिलवा दिया। मैंने कहा यार मैंने क्या करा दिया यार भाई, आपका प्रोसेस सारा आपके लोग कर रहे हैं। हाँ, वो चूंकि मेरा दोस्त था, जस्ट लाइक, तो मजे लेने के लिए ऐसे ही तो बोलता था अरे यार और ऐसा वैसा। दोबारा फिर मैंने कंप्लेन की, दिल्ली हाई कोर्ट भी गया मैटर। पहले इन लोगों ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी करने की बत्ती दी मुझे, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेसी एक्ट में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मैंने कहा देखो यार, जो करना है सो कर लेना। बोले आपके पास है डॉक्यूमेंट? मैंने कहा मुझे तो कहाँ से आया वो छोड़ो, मैं सोर्स नहीं बता सकता, मेरे पास तो उड़ के आ गया। उड़ती चिड़िया ने बता दी मुझे। वो छोड़ो आप। फिर कोर्ट गया, कोर्ट को आर्ग्यूमेंट, मैंने कहा साहब आप तो क्लोज टेंडर मेरे को नहीं दिखाना, आप क्लोज एनवलप में आप देख लो, कंडीशन हो तो मेरी पिटीशन ठीक है, अदरवाइज मुझ पे कॉस्ट लगा के डिसमिस कर देना। कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट ऑफ मैटर ही नहीं है। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है। कोर्ट ने बुलाया तो अगली हियरिंग पे लेके आए रिप्लाई, साहब टेंडर कैंसिल कर दिया, आशीष चतुर्वेदी ब्राइट चैम्प डूइंग वेल, और ऐसा बढ़िया, कोविड के टाइम में टेंडर कैंसिल हो गया। लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ किस तरीके से सरकारें और सरकारों का सिस्टम मिला होता है। हाँ। और आपके कुछ मामले हैं, जैसे हिंसक कार्टून डोरेमोन और शिनचैन के खिलाफ आंदोलन चलाया आपने, वो क्या मामला था? बेसिकली क्या है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जो हम लोग हमारे परिवारों में जैसा भी संस्कारों में हमने देखा है, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, और कुछ एक लिमिटेशंस हैं, पर्दे हैं। बाप को भी मालूम है शादी के बाद बेटा क्या कर रहा है, बेटे को भी, लेकिन अल्टीमेटली एक पर्दा है। क्या हो रहा था इन कार्टून्स में? इन कार्टून्स में इतना वॉयलेंट दिखा रहे थे, इतना अश्लील दिखा रहे थे, और बच्चों के लिए कार्टून है। तो क्या हमारी भारतीय और संस्कृति और सभ्यता में तो ये सब नहीं है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, चाइना और जापान जहां के ओरिजिनेटेड है, दोनों ही कंट्री में ये कार्टून बैन है। दोनों ही कंट्री में ये कार्टून बैन है, हमारी कंट्री में चल रहा है खुलेआम। मेरे को जब मैंने इस पर स्टडी कराया, अलग अलग मेरे दोस्तों से बोला, जो साइकेट्री डिपार्टमेंट CMC बेलूर से, एम्स से भी मैंने इस पर पूरा डाटा लिया बच्चों का, कितने बच्चे इससे इफेक्टेड हो रहे हैं, क्या इनमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि उनका बच्चा इतना एडिक्ट हो गया, वो रात को बाथरूम जाने के लिए बोलता था पापा डोरेमोन आएगा तब जाऊंगा, तो उनके पापा को डोरेमोन का कॉस्ट्यूम पहन के तब रात को उसको बाथरूम ले जाना पड़ता था। अब ये एडिक्शन नहीं है तो क्या है? अब वही बच्चा सोचता है नोबिता की तरह कि जैसे नोबिता और कि डोरेमोन आएगा और मेरा सारा कुछ कर जाएगा, नोबिता आएगी, मतलब एक अलग ही कल्पनात्मक दुनिया में बच्चा जा रहा है। मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है, गालियां, एब्यूजिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो। तो इस पर स्टडी करके पूरा डाटा तैयार करके मैंने इस पे एक मूवमेंट चलाया। तो वो तो काल्पनिक बातें हुई, उसके अलावा उसमें कुछ अश्लीलता थी, काल्पनिक बातें थी जो कहीं ना कहीं बच्चों को गलत डायरेक्शन दे रहा। और ये मैंने नहीं,
साइकेट्री साइकोलॉजी के डॉक्टर्स ने भी इस बात को माना, ये ऑन रिकॉर्ड है। फिर क्या असर क्या हुआ इसका? उसके बाद फिर ब्रॉडकास्ट कंटेंट काउंसिल को सबको इन पर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी, उन्होंने इसको रेगुलेट किया, कंट्रोल किया। लेकिन अब वापस से यूट्यूब पर चूंकि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो कहीं ना कहीं परिवारों में हमारी भी जिम्मेदारी है और सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि इन पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बने, अगर हम सरकारों की आदर्श की सभ्यता को बचाने के लिए बात करते हैं। तो वो फर्जी थाने वाला क्या मामला था? फर्जी थाने वाला एक्चुअली ग्वालियर में एक पूरा का पूरा थाना फर्जी चल रहा था। जमीन पे था बना हुआ? हाँ, जमीन पर था, एक जगह थी, वहां शाम होते ही पेंटर ये सब लोग पुलिस की वर्दी पहन के, जैसे पिक्चरों में प्रतिज्ञा पिक्चर है धर्मेंद्र की जिसमें फर्जी पुलिस वाले आपने देखे होंगे, ऐसे वो पिक्चर में था, यहाँ रियल लाइफ में होता था। ये रात को पुलिस की ड्रेसअप पहन के लोग आ जाते थे, हाईवे पर खड़े होते थे, गाड़ियों को पकड़ते थे, लेके आते थे फर्जी FIR रजिस्टर्ड, और ये सब तैयार होते थे और डरा के रात एक एक गाड़ी से 50-50 हजार, 1-1 लाख, 10-20 गाड़ियां पकड़ी, रात भर का 10 लाख रुपए लिया और निकल नहीं वो सब नहीं, और आपने सुबह फिर घर फिर ताला डाल के वापस। ये सब चलता रहता था, मेरे को भी नहीं मालूम था। बहुत दिनों बाद कहीं से पता लगा, लंबे टाइम तक ये थाना चल रहा था। ग्वालियर में एक RI हुआ करते थे अरविंद सिंह दांगी, अभी कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी ने इंदौर में एक FIR कराई है कि मेरे साथ 3.5 करोड़ का फ्रॉड हो गया। भाई जांच का विषय तो ये आए कहां से? 3.5 करोड़ आए कहां से? जांच का विषय फ्रॉड हो गया, वो तो आपने करा दिया क्योंकि ये फर्जी थाने। अब ग्वालियर में उन्होंने फर्जी थाना चल रहा है, डेली की कमाई हो। मुझे कहीं से पता लगा, मैंने वीडियो भी तैयार कर लिए, सारा डिटेल मेरे पास था। पुलिस वाले थे इसमें इन्वॉल्व? पुलिस वाले इन्वॉल्व थे ना, पुलिस अधिकारियों को ही तो जाता था ये सारा कमाई, है ना। अब उसके बाद मैंने इतना मतलब पूरा नेशनल टीवी पर चला, क्योंकि ये यूनिक न्यूज थी कि कोई फर्जी थाना चल रहा है और किसी एक आम आदमी ने पकड़ा। मतलब पुलिस वाले जिनका काम है लोगों को पकड़ना, उनको कोई एक व्यक्ति ने पकड़ लिया रंगे हाथों। अब ये खूब चला, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली जांच कौन करना? पुलिस अधिकारियों को। नेताओं को क्या करना? पैसे ले जाना। अब ये मामला उठा तो नेताओं ने सबने अपनी अपनी बधी ले ली, बोले मेरे को दो नहीं तो मैं ये करूंगा। सबने मतलब टॉप टू बॉटम सबने पैसे ले लिए। जांच के लिए मैं आज भी लड़ रहा हूं, जांच सिद्ध हुई, लेकिन सिद्ध होने के बाद एक्शन क्या? कायदे से FIR कोई और चला रहा होता, पुलिस की फर्जी वर्दी पहने तो, लेकिन सब चल रहा है, पुलिस ही पुलिस को खेलना है। बढ़िया, अच्छा स्टार्टअप था। तानसेन जी के बारे में बताइए, वो आपके सपने में आते हैं, है ना? हाँ। तानसेन जी का क्या किस्सा है और ये तानसेन जन्मभूमि वाला क्या मामला है? एक्चुअली क्या है, 2020 में मेरे को ऐसा, क्योंकि सपना कोई कल्पना नहीं है। भारतीय संस्कृति और धर्म सनातन में भी हमें मानते हैं कि सपने और आत्माएं होती हैं और सपनों का एक अलग विज्ञान भी है। अगर अपन वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें, सपनों का एक विज्ञान भी है। जो मन में कल्पना होती है, कई बार जो विचार होते हैं आदमी को, कई बार जो आजकल के युवाओं में, जैसे मेरे को भी मजाक में किसी ने कहा, बोले यार इस उम्र पर लोगों को लड़कियां और हीरोइन सपने में आती है, तुमको 750 साल पुराने तानसेन सपने में आ रहे हैं। सपना बेसिकली आता सबको है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। मेरी बात को लोगों ने शुरुआत में माना नहीं, वो एक अलग बात है। तो 2020 में जब तानसेन को लेकर मैंने सोचना, क्योंकि उनका तानसेन का गांव जन्म स्थान और मेरा जन्म स्थान पास ही पास में, लगभग 22-24 किलोमीटर दूर, तो इस नाते उनसे एक मेरा नाता भी है। लेकिन तानसेन जी को जब पढ़ना सोचना शुरू किया तो एकदम दिमाग में प्रश्न आया, भाई तानसेन जी का जन्म स्थान ग्वालियर, इतिहास में बताया जाता है ग्वालियर में बेहट, लेकिन बेहट क्योंकि पुराने समय में अस्पताल तो होते नहीं थे, तो किसी व्यक्ति का, जैसे अटल जी का ग्वालियर में घर है, सिंधिया जी का पैलेस है, मेरा भी एक घर है, मेरे गांव में जहां मेरा जन्म हुआ वहां भी घर है, तो भाई तानसेन जी का भी तो कोई घर होगा जहां जन्म हुआ। ये प्रश्न चूंकि मैं थोड़ा इस टाइप का बचपन से ही हूं कि कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में प्रश्न आते हैं, और प्रश्न आते हैं तो उनके समाधान खोजने की कोशिश करता रहता हूं। तो मैंने कहा यार पता करना चाहिए। मैं बेहट गया पहली बार, उसके पहले कभी बेहट नहीं गया। बेहट गया खोज, तो बेहट जान गया क्यों? क्योंकि मुझे सपनों में ये आवाज होने लगा, एक घर जैसा मुझे कुछ दिखने लगा। क्योंकि जाने के पहले मुझे दिखने लगा कि इस टाइप का कुछ एक घर होना चाहिए जहां तानसेन जी का जन्म हुआ। एक आत्मा, एक मतलब एक ऑरा आकर मुझे ये बताता था कि मैं बचपन में यहाँ रहा, मेरा ऐसा, और मेरा खोया स्वाभिमान कौन लौटाएगा, मेरी खोई हुई पहचान कौन लौटाएगा। तो कभी कभार इस टाइप की चीजें कि शाम होते ही इस शहर की आंखों में बस जाने को जी चाहता है, शाम होते ही मेरा भी घर जाने को जी चाहता है।
तो जब वहां पहुंचा, जो मैंने सपनों में देखा वही सेम एग्जैक्टली मैंने वहां पाया कि वो खंडर नुमा एक अहाता बना हुआ है जिसमें जानवर बंधे हुए हैं। एक मकान है उससे 20 मीटर की दूरी पर जो पुराना मकान बना हुआ है, जिसमें मड़ा, अगर आप गांव में कभी रहे हो, पुराने जमाने में मड़ा होते थे, तो मड़ा जो बना हुआ है जिसको उन्होंने अपना रहने का स्थान जो मुझे बताया स्वप्न में। तो जब ये सब चीज़ें मैंने पाई तो मैंने इसको स्टडी करके फिर उसको मैंने देखा कि तानसेन की जो साधना स्थली है जहाँ वो रियाज किया करते थे, वो जो शिव मंदिर है जो झुका हुआ, जिसको जो पुरातत्व के संरक्षण में भी है, वो भी लगभग वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 1.5-2 किलोमीटर की परिकल्पना से ये भी समझ में आता है जब यहाँ साधना स्थल है तो स्वाभाविक रूप से है कि यहीं उनका जन्म हुआ होगा। टेक्निकली भी गाँव के लोगों ने क्या बताया? गाँव के लोगों ने भी बताया कि यही मानते हैं, लेकिन पुराने लोग बताते हैं, ये सारा रिकॉर्डेड है। कई सारे बड़े मीडिया हाउसेस ने, एबीपी न्यूज के रविकांत जी भी मेरे साथ गए थे अभी इलेक्शन कवर करने, तो उन्होंने भी तानसेन के घर को, क्योंकि चुनाव में भी एक मुद्दा था तानसेन, तो उस मुद्दे को भी कवर किया था रविकांत जी ने। अभी वो जमीन किसकी है, वो जगह जहाँ है? अभी वो जमीन, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट बना के मैंने शासन को सौंपी। शासन ने राजस्व के अधिकारियों से जांच कराई। उन्होंने कहा प्राइमरी तौर पे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, लेकिन पुरातत्व इसका निर्धारण करेगा। तो पुरातत्व को चला गया मामला। पुरातत्व ने 3-4 बार अलग अलग सर्वे किए, हर बार मेरी बात को सही माना कि ये ही तानसेन का जन्म स्थान है। इतिहास के हिसाब से पुरानी जो उसका कंस्ट्रक्शन है, जो जिस टाइप की, क्योंकि आर्कियोलॉजी वाले कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं, तो कंस्ट्रक्शन जैसा है वो उसी समय का है, कुछ उसका कंस्ट्रक्शन। उन्होंने लिखा इस पर प्राकलन बनाया जाना, संरक्षित स्मारक किया जाना है। इसके लिए राजस्व विभाग, कलेक्टर को चिट्ठियां लिखी गई, तहसीलदार को चिट्ठियां लिखी गई, अतिक्रमण से मुक्त कराएं। लेकिन आज तक तानसेन जो अपने खोए स्वाभिमान और सम्मान के लिए जिनकी आत्मा भटक रही है, शासन उनको 2 इंच जगह नहीं दे पाया। दूसरी बात, तानसेन समारोह जो हर साल ग्वालियर में कराते हैं, इस बार शताब्दी वर्ष मनाया गया था। तानसेन जी के नाम, जिस व्यक्ति के नाम पर इतना बड़ा समारोह मना रहे हैं, सोचिए 100 साल से हम सभी इस बात को पढ़ते आ रहे हैं कि मुगल आक्रांताओं ने देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और इतिहास को बदला, और उन परंपराओं को भी हमारी छेड़छाड़ किया, हिंदू संस्कृति की परंपराओं को दमन किया। उन्हीं मुगल आक्रांताओं की परंपराओं को हमारी सरकारें मानती आ रही हैं। एक उनकी फोटो प्रतिमा तक उनके आयोजन सम्मान समारोह के मंच पर नहीं होती है। अधिकारी और नेता एक दूसरे को स्वागत करते हैं, जो चाटुकारिता और चापलूसी, जिस व्यक्ति के नाम पर सम्मान है उसका वहां आता पता ही नहीं है। मुगलों की कौन सी परंपराएं वो दिखाते हैं वहां? मुगलों की परंपराएं बेसिकली, मुगलों में यह बुत पूजा नहीं की जाएगी। तो इसी कारण से मैंने अधिकारियों को कई बार ये बताया, जब मेरे के संज्ञान में, चूंकि तानसेन जी की आत्मा ने मुझसे कहा कि भाई मैंने ना धर्म परिवर्तन किया, बेसिकली राम जन्मभूमि की तरह तानसेन जन्मभूमि की लड़ाई है। देश के और लोगों को और सरकारों को साथ आना चाहिए, नहीं आएंगी तब भी मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि ये तानसेन जी के गौरव और स्वाभिमान और साथ ही उनकी घर वापसी की लड़ाई। ठीक, तो बेसिकली ये बात थी कि उनकी तस्वीर या उनकी कोई मूर्ति नहीं, उनकी तस्वीर फिर मैंने वहां स्थापित की, लेकिन उसके बाद भी अब सरकार उनकी तस्वीर को उचित स्थान और सम्मान नहीं दे पा रही है। तो मैंने उसके लिए भी अभी कहा है, या तो आप उचित स्थान और सम्मान उनको दें, अन्यथा वो तस्वीर मुझे वापस कर दे, मैं अगले वर्ष फिर ले आऊं। तो क्या कारण क्या था तस्वीर न लगाने का? अब तक कुछ उनकी ओर से आया, बाद में जवाब आया? नहीं, कोई जवाब नहीं आया। हाँ, तो ऐसा था कि मैंने तो कई दिनों से उनको बता रहा था, मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है मेरा, मैंने कहा आप लोग रख दीजिए और उस पर विधिवत माल्यार्पण करा दीजिए, दीप प्रज्वलित करा दीजिए। जब उन्होंने नहीं रखा तो आखिरी दिन जाकर मजबूरन मुझे रखना पड़ा, और मुझे इस तरीके से रोका जैसे मैं अजमल कसाब की तरह बॉम्ब लेकर जा रहा हूं। तब मुझे बोलना पड़ा, मैंने कहा बॉम्ब नहीं है, तानसेन की तस्वीर है। तो क्या बात क्या ऐसी थी कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं उस बारे में? नहीं सोचा नहीं, लेकिन मैं तो लगातार कह रहा हूं ना इस बात को, आपने नहीं सोचा। तो कहने के बाद भी उन्होंने, कहने के बाद भी, क्योंकि आपकी बेसिकली मानसिकता, अधिकारी और नेता इससे ऊपर ही नहीं उठ रहे कि जो हमारा बॉस आ गया, नेताजी आ गए तो इनको माल्यार्पण, इनको खुश करना। बेसिकली उनको संस्कृति, सभ्यता, ईमानदारी, नैतिकता, इससे कोई लेना देना। एक बच्चा जब यूपीएससी पढ़ने आता है, मैं सभी अधिकारियों को नहीं, इसमें कुछ एक हैं लेकिन वो अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक स्थिति जब कोई व्यक्ति होता है, कोई समाज होता है, तो उसकी बात को, क्योंकि हमको बहुसंख्यक होना पड़ेगा, अगर ईमानदार और स्वच्छता की बात करना है तो ऐसे लोगों को बहुसंख्यक होना पड़ेगा। ऐसे लोग
इकट्ठे नहीं होना चाहते। साथ ही मतलब अपने लोग अपने बच्चे को चाहते तो है कि ईमानदार दूसरे पड़ोसी का बच्चा हो, पर अपने बच्चे को उस दिशा में कौन इस समस्या में डाले। लेने वो संस्कारी नैतिकता आजकल आप देखिए स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दी गई है। नैतिकता कहाँ सिखाई जा रही है? हम उस सब सारी संस्कृति और सभ्यता जो संस्कार है, बेसिकली जब व्यक्ति शिक्षित कितना ही हो, संस्कारित नहीं होगा तो हम क्या दे रहे हैं? बेसिकली रोबोट्स बना रहे हैं। भाई शिक्षित तो रोबोट भी है ना, उसके अंदर डाटा फीडेड है। संस्कारित करना है हमको साथी लोगों को। वो क्या मामला था जब डाकुओं ने आपसे मदद मांगी थी? डाकुओं ने मदद पुलिस परेशान नहीं, डाकुओं ने मदद नहीं मांगी थी, शायद पुलिस परेशान कर रही थी। वही बता रहा हूँ, डाकुओं ने मदद मांगी, मदद के लिए आए, डाकू मेरी मदद के लिए आए। और बेसिकली मैं डाकू मतलब हम लोगों का एक ऐसा वो चाह रहे थे कि मैं डाकुओं की मदद करूं और वो मेरी मदद करें। बेसिकली क्या था, पुलिस ने एक आरोप लगाया सरकार ने मुझ पर मेरी जासूसी करने के लिए कि आशीष चतुर्वेदी के पास साइकिल में कुछ ऐसी मैजिकल तस्वीर टेक्निक है कि वो अचानक से गायब हो जाते, जस्ट लाइक मिस्टर इंडिया। जैसे मिस्टर इंडिया घड़ी की सुई दबाते ही वो गायब हो जाता था। तो आशीष चतुर्वेदी मतलब कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स पुलिस अधिकारियों ने सबमिट की। आशीष चतुर्वेदी साइकिल पर जा रहे थे, अचानक से किसी गटर के ढक्कन पर रुके और गायब हो गए। आशीष चतुर्वेदी जा रहे थे, अचानक से टेम्पो में बैठे थे, गायब हो गए। साइकिल वाला बताइए, आपका साइकिल से प्रेम है बहुत, साइकिल का क्या मामला है? साइकिल एक्चुअली मेरे जीवन का पहली गाड़ी कहूंगा उसको, जो मेरी माँ के पैसों से मम्मी ने दिलाई। माता जी, तो वो आपसे इमोशनल, मेरी माँ ने पापा को बोल करके नहीं इसको लड़के को साइकिल दिलाओ, लड़के को साइकिल दिलाओ। तो अभी भी है वो साइकिल? हाँ, अभी भी है मेरे पास, वो तो याद है मेरे लिए। हाँ, तो वही साइकिल गायब हो जाया करती थी, वही साइकिल गायब हो जाए, मिस्टर इंडिया की तरह। हाँ। फिर डाकुओं ने क्या मदद की इसमें? फिर डाकुओं ने कहा जब पुलिस आपको इतना परेशान कर रही तो हम आपकी सुरक्षा के लिए कई सारे अलग अलग चंबल के पुराने बागी, डाकू नहीं कहूंगा, बागी, क्योंकि डाकू तो बेसिकली संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं। डाकू नहीं है वो, बागी लोग है। पहले तो यहाँ मैं करेक्ट करूंगा आपको भी और अपने आप को भी। बागी लोग, क्योंकि वो भी बेसिकली सिस्टम के सताए हुए। आज के समय में आप समझिए अगर वही सिस्टम होता तो मैं भी तो बागी हूँ, बस मुझे विसल ब्लोअर एक्टिविस्ट नाम दे दिया गया। सरकार की नजरों में तो मैं भी बागी हूँ, जो इनकी खिलाफत करे वही बागी है। ठीक है, अब आखिरी सवालों की ओर चलूंगा जो दर्शकों की ओर से आए हैं। दर्शकों ने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। अभिषेक यादव पूछ रहे हैं कि भोपाल के वल्लभ भवन में इतनी आग क्यों लगती है, बुझाने में भी काफी टाइम लग जाता है जबकि राजधानी का इलाका है। वल्लभ भवन हो या जो भी सरकारी कार्यालय है, आप देखिए वहां जहां भी इनको चीजों को अपने फेवरेबल करना होता है और कागजों को नष्ट करना होता है, जहां इनको लगता है नुकसान होने वाला है वहीं आग लग जाती है। क्योंकि वो भ्रष्टाचार का धुआं है जो उठ रहा होता है, जिसको ये आग लगाकर धुआं जो उठ रहा है धीमा धीमा, उस धुएं की लकड़ी को ही खत्म कर देना चाहते हैं। जैसे मैं एक नाम और कोड करना चाहूंगा, इस देश के जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजी के भीष्म पितामह कहूंगा मैं उन्हें, के मोहम्मद साहब। बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है और आदरणीय व्यक्ति हैं। मतलब भारत के लिए गर्व की बात है कि वो भारत के सपूत हैं। उन जैसे व्यक्ति ने आरएसएस चीफ को, भाजपा के संगठन को, सबको चिट्ठियां लिखी कि मध्य प्रदेश पुरातत्व संस्कृति की धरोहरों की एक बड़ी संपदा रखता है, अपने आप में बड़ा संस्कृति का धनी प्रदेश है। उसके बाद जो संगठन आरएसएस बात करता है संपदाओं को बचाने की, संस्कृति के संरक्षण की, जो भाजपा बात करती है, ना उन्होंने कोई कार्रवाई की, ना आरएसएस ने कोई संज्ञान लिया। जबकि और इलीगल माइनिंग से इस भारतीय पुरातत्विक संसाधनों को खत्म कर रहे हैं। चाहे वो बटेश्वर की हम बात करें, चाहे सांची की हम बात करें, चाहे और नर्मदा अवैध उत्खनन की बात करें। मध्य प्रदेश में इतने स्कोप हैं टूरिज्म के, लेकिन मध्य प्रदेश के नेता और अधिकारी अपने काले धन के लाभ के कारण इसको नष्ट कर रहे हैं। जैसे एक और वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मध्य प्रदेश पुलिस और सरकारी अधिकारियों का बड़ा अच्छा उदाहरण है। आपने कभी पुलिस को सेक्सटॉर्शन का रैकेट चलाते सुना है, देखा है? मध्य प्रदेश में पुलिस ही सेक्सटॉर्शन का रैकेट चला रही थी। मतलब क्या करते थे, बेसिकली होटल्स बुक करते थे, लड़कियां बुलाते थे और आप हुए मैं हुआ बुला रहे, जाओ यार पार्टी करो, एंजॉय करना वहां जाके। और आदमी चला गया, नेताओं को, पॉलिटिकल लोगों को, पुलिस वालों को वीडियो बनवाते थे, विवाद करवाते थे, फिर बाद में पैसे को लेकर लड़की से, लड़की आकर एफआईआर के लिए आवेदन देगी और फिर पुलिस वाले उस होटल में जितने लोग गए सबको एक एक को बुला के, जैसे मान के चलिए यहां कोई गोली चल जाए, मर्डर हो जाए, तो मर्डर करने वाला आरोपी हो सकता है, उसके साथ वाले हो सकते हैं, लेकिन यहां जो खड़े हुए लोग हैं, जो रास्ते से निकल रहे हैं, क्या आप उनको आरोपी बनाओगे?
नहीं ना। अब वो क्या करते थे, फोन लगा के बोले सुनो तुम्हारा फुटेज आ गया वहां। अब पुलिस वाले इस सेक्शन में पुलिस वालों से ही ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, पुलिस वालों से, पॉलिटिकल लीडर से ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। मतलब कई सारे पॉलिटिकल लीडर से ब्लैकमेलिंग की। नरोत्तम मिश्रा जी जो उस समय गृह मंत्री थे, उनके पीए भगवत साहू, उनके लड़के या भांजे को उठा लिया था, भगवत साहू से ब्लैकमेलिंग की जो गृह मंत्री का पीए था। तो उन्होंने शिकायत की कहीं? अरे क्या पैसे लेके निपट गए। उसके अलावा इमरती देवी जो है वहां मंत्री थी पहले, उनका एक करीबी है मनोहर साहू, उससे ब्लैकमेलिंग की। एक विजेंद्र भदौरिया सब इंस्पेक्टर है जो जांच कर रही थी, सेक्सटॉर्शन का रैकेट चला रही थी, सुरुचि सिवेरे आजकल इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर थी पहले, उनका बैचमेट है, उससे ब्लैकमेलिंग की, एक्स आर्मी मैन। और वो बेचारे ये लोग परेशान होकर, इनमें 2-3-4 लोग मेरे पास, इन्होंने पुलिस को जब बोला, पुलिस ने नहीं सुना तो मेरे पास आए, रिटर्न एप्लीकेशन दिया बाद में कि हम पुलिस के पास गए, मदद नहीं मिली, आशीष चतुर्वेदी के पास गए, तब हमारे साथ ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन रुका। और इस पूरे मामले में पुलिस वालों ने, सेक्सटॉर्शन के रैकेट वाले अधिकारियों ने मुझे धमकियां दी, तेरे ऊपर मुकदमा करा दे। वो 376 तो इनकी पॉकेट में रहता है, किसी को भी खड़ा कर देंगे। इन्होंने मुझे भी दुनिया भर की धमकियां दी। मैंने कहा जो करना है सो करिए। इस पूरे मामले में भी कोई जांच नहीं हुई। फिर मैं बीमार हो गया। इस मामले में आप सोचिए, जिस मोबाइल से रेप पीड़िता का मुझे वीडियो भेजा गया, रेप पीड़िता की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना क्लियर कट क्राइम है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं, उन्होंने रेप पीड़िता से मिलने गए, नाम डिस्क्लोज कर दिया था, एफआईआर हुई थी। और मध्य प्रदेश पुलिस रेप पीड़िता का नाम उजागर करने वाले अधिकारियों पर एफआईआर नहीं कर रही। वीडियो मेरे पास है, नाम, फोटो, पहचान सब उसमें क्लियर है। उसमें वो रेप पीड़िता ये भी कह रही है, भोपाल का पुलिस वाला आया था, वो मेरे साथ उसने ये किया, दुनिया भर की बातें एक्सप्लोर। लेकिन जो पुलिस ईमानदारी और नैतिकता की बातें कर रही है, ये सब खोखली बातें हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में पुलिस का यही सिस्टम है। आप तो खुद आरएसएस से जुड़े रहे, बाद में जब आप एक्टिव हुए थे, आरएसएस भी आपके सामने कभी न कभी आया, उन्होंने भी शिकायतें एफआईआर की आपके खिलाफ। भाजपा जो एक तरह से आरएसएस से ही जुड़ी हुई है, अनुसांगिक संगठन है, बड़े अच्छे टर्म है उसके लिए। तो आपको ये नहीं दिखा कि जब हम बचपन में देखा करते थे, या जब हम पढ़ाई कर रहे थे, जब हम थे संगठन में, तब हम कुछ और सोचते थे पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में, और बाद में ये साथ नहीं देते या इस तरीके से बिहेव करते हैं? देखिए क्या है, मैं आरएसएस में रहा, मैं फुल टाइमर भी रहा, विस्तारक था, आपको भी बताया भी था। घर छोड़ के, मम्मी अगर बीमार नहीं होती तो मैं आज आरएसएस का प्रचारक होता, हो सकता है। मतलब भविष्य तो किसी को नहीं पता, लेकिन जिस दिशा में था, तो मैंने आरएसएस का जब कैंप किया तो आदर्श की बातें, आरएसएस में रहा, जो बातें थी बेसिकली सिद्धांत और बातें बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो रिटर्न उनका कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत अच्छा है राष्ट्र के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं बात कहूं आपसे, इस देश में जो भी संस्था चल रही, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, मतलब जो भारत के देश में रजिस्टर्ड संस्था है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो भारत के संविधान से अलग बना ही नहीं सकते। ये गालियां भले ही एक दूसरे को देते रहे, कॉन्स्टिट्यूशन पे और कागज पे ना कांग्रेस खराब है, ना भाजपा खराब है, ना आरएसएस खराब है। बेसिकली क्या होता है, भाजपा की और आरएसएस की जो पॉलिसी है अभी वर्तमान में, कि अगर कांग्रेस कुछ गलत करे जहां अपन सत्ता में नहीं है, तो वहां अपने को ईमानदारी, शुचिता, नैतिकता की बातें करनी है, और नहीं तो चुप रहना है। मतलब मेरे साथ यही हुआ, मुझे ये बताया तो मैंने, क्योंकि पढ़ाया भी यही गया, घर से भी यही संस्कार थे, तो मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाना शुरू किया। तो एक आरएसएस प्रचारक मुझे शुरुआत में तो बोले, अरे बहुत बढ़िया कर रहे हो, जब वो बाहर थे राजगढ़, खगेंद्र भार्गव, मतलब उन्हीं के कहने पर मैं फुल टाइमर निकला था, तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। कुछ दिनों बाद ग्वालियर आ गए ट्रांसफर होके, फर्जी मुन्ना भाई डॉक्टर्स पहुंचे उनके पास, बोले भाई साहब ऐसा ऐसा। और एक एमपीएस रघुवंशी जो है डबल एएजी हुआ करते थे, उनका भी नाम मैंने, अभी भी डबल एजी हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, उनका भी नाम मैंने एक्चुअली डाला था, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बुला के कहा, क्योंकि तू अगर मेरा नाम इस व्यापम घोटाले में डालेगा तो रोड, तेरी माँ कैंसर से मर गई है, तेरा भाई रोड एक्सीडेंट में, और बोले तू रोड पे चलता है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तेरे एक्सीडेंट में मरवा दूंगा। मध्य प्रदेश द हायर रेशियो फॉर रोड एक्सीडेंट उस टाइम उन्होंने, तो एक खबर भी चली थी अलग अलग अखबारों में, ये जी थ्रेटन व्यापम विसल ब्लोअर, ऐसा ऐसा। तो इनके पास ये सब लोग पहुंचे, तो इन्होंने मुझे बुलाया, खगेंद्र भार्गव जी ने, क्योंकि मैं तो इनका ही निकाला हुआ विस्तारक था एक टाइम, ओन आशीष और ऐसा वैसा। इन्होंने मुझे बहुत सारी, आपका जीवन, अब आपके जीवन के लिए चिंता करनी है अपने को, क्योंकि संगठन वाले चिंता, बैठक, भोजन, विश्राम, चिंता, इसमें बहुत विश्वास करते हैं। बोले चिंता करनी है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल वैसा बताइए। तो बोले क्या है, माँ का भी आप ये सब कराया और ये सब चल रहा है, तो ये लोगों से बात हो गई है, ये लोग पैसे देंगे और पैसे आपको मिल जाएंगे 50-60 लाख रुपए, बाकी आपके नाम से सेवा भारती में डोनेट हो जाएंगे, तो आपका नाम होगा, संगठन में कोई पद मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक भाई साहब, उचित।
तो बोले अपन करा दे। मैंने कहा भाई साहब लेकिन आप करा लीजिए, मैं पैसे स्वीकार नहीं करूँ। सेवा भारती में जा रहे हैं, उनसे कहिए दिया है, मेरे नाम से ना दें, आपके नाम से दे दें, अपने नाम से दे दें। तो बोले नहीं, और ऐसा थोड़ा रिजिड हुए। फिर उन्होंने, मेरे जीवन में मेरा एक सिद्धांत है, मैं आपको बताऊं, दोस्ती यारी में भी मैं सारी गालियां, जैसे दोस्त कई बार गालियां देते हैं ना दोस्ती यारी में, सारी गालियां बर्दाश्त कर सकता हूं, क्योंकि दोस्ती यारी में चलता है, माँ और बहन को लेकर गाली नहीं। मतलब आरएसएस में आदमी संगठन में, क्योंकि तनख्वाह तो मिल नहीं रही, क्या होता है उसके पास, श्रद्धा निष्ठा और भक्ति। तो मुझसे बोलते हैं श्रद्धा निष्ठा भक्ति के अचार डालेंगे। बोले तुम पहले बोलते हैं तुम्हारे पास क्या है और क्या कर लोगे। मैंने कहा भाई साहब मैं ऐसे नहीं, तो बोले अकेले लड़ते लड़ते क्या कर लोगे तुम, इतना सिस्टम का जे वो तुम्हारे पास है क्या, श्रद्धा निष्ठा भक्ति, इसका क्या अचार डालेंगे। मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा यार संगठन में अपन तो श्रद्धा निष्ठा भक्ति के कारण ही जुड़े हैं, आप लोगों ने सिखाया। हाँ। और फिर बोले निकल जा कार्यालय से, आज के बाद आना मत, और एक बाप की औलाद है तो एक तरफ हो जा। क्योंकि आप मुझे एक बाप की औलाद कह रहे हो, मतलब मेरी माँ को गाली दे रहे हो भाई। मेरे को जीवन में इतना बुरा लगा। मैंने कहा यार जिस संगठन के लिए मैं मतलब अपना सब कुछ दे दिया, और ये मुझे माँ की गाली दे रहा है व्यक्ति, और संगठन के मैंने कई लोगों को बताया। मैंने कहा आप बताइए आपके कार्यकर्ता किस भावना से और क्यों जुड़ता है। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा उसके बावजूद भी। लेकिन फिर मैं, चूंकि कोई मेरी बात को सुनने वाला नहीं था, तो लेकिन मैंने जहां मुझे लगा कहता रहा साहिब साहब। फिर मैंने शिकायतें आरएसएस चीफ को भी चिट्ठियां लिखी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसके बाद लगातार ये सब चला, बीच बीच में कुछ कुछ मूवमेंट चलते रहे, मैंने अपनी लड़ाई लड़ता रहा। जब व्यापम की एफआईआर हो गई कुछ कुछ, तो मेरे पास आरएसएस के एक क्षेत्रीय प्रचारक थे जैन साहब, उनका फोन आया, अरे आशीष जी आपसे मिलना है और ऐसा हो। तो मैं गया, मैंने कहा भाई साहब कार्यालय तो नहीं आऊंगा, उन्होंने मना किया है। बोले कार्यालय किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, आपने भी कार्यालय के निर्माण में सहयोग दिया, चंदा दिया। मैंने कहा बात तो सही है, भले ही 100 रुपए दिया पर गुरु पूजन में देते ही थे। तो पहुंच गया मैं कार्यालय, मैंने कहा उनसे मिलना है। पहुंचा, मिला, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया कर रहे हो ऐसा, और आप भोपाल जाते हो, कहाँ रखते हो। मैंने कहा भाई साहब ऐसे ही कहीं भी किसी के। बोले अब आप संविदा रुकेंगे, आएंगे तो भोपाल। ठीक भाई साहब। अगली बार मैं पहुंचा, गाड़ी वाड़ी इन्होंने भेजी, संविदा रुकने लगा। अब किसी को, मुझे बोले आप किसी को नहीं बताओगे काहे के लिए। मैंने कहा ठीक है आप व्यापम का अपना काम करो। मैं नीचे रुकता था और वहाँ लड़के वड़के कुछ काम, खाना वाना। कुछ दिनों बाद पेपर में, चूंकि फोटो तो आते ही रहते, तो लड़कियों ने बताया मुझे ऊपर मिहिर भी रुका है। मैंने कहा मिहिर मतलब व्यापम का आरोपी को ऊपर रोक रहे हैं, मुझे नीचे रोक रहे हैं लोग। मैंने कहा क्या कॉन्ट्राडिक्शन है यार। वो चूंकि काम करने वाले लड़कों को नहीं पता था, बोले मिहिर ऊपर रुका है। मैंने कहा यार ठीक है, मैंने कहा चलता है, अपने को तो रुकने को ठिकाना है। चलता रहा। बीच में 16 जुलाई 2014 को मैंने एक एफआईआर कराई, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबी गुलाब सिंह किरार, जो राज्य मंत्री भी थे उस समय, BR श्रीवास्तव, डॉक्टर, ऐसे कई सारे, नरेंद्र सिंह के रिश्तेदार, अलग अलग बड़े लोगों पर एफआईआर हो गई। उसमें एफआईआर हुई, इनका फोन आता है मेरे पास जैन साहब का, बोले ये क्या है तुमने और ऐसा और क्या करा। चूंकि इन्होंने शुरू में मुझे कह रखा था तुम तो स्पीड बढ़ाओ। तो भाई साहब आपने ही तो कहा था स्पीड बढ़ाओ। बढ़ा दी स्पीड। अरे बोले बेवकूफ, और तुमको पूछना चाहिए था। मैंने कहा भाई साहब आपसे पूछते आप होने भी नहीं देते, और तुमको मालूम है और तुमको निबटवा देंगे। जो मैंने भाई साहब आपसे जो हुआ सो कर लेना, मैं अपना सही रास्ता नहीं छोड़ूंगा। और इन्होंने मुझे बोला आप जे और ऐसा वैसा फलाना ढिमका। मेरे को चूंकि मना तो किया नहीं था, कार्यालय 4 बातें की। मैंने कहा अपन में, इन्होंने ही कहा था संगठन अपने पैसे से भी चल रहा है। मैंने कहा कार्यालय पे तो हक है। अपन अगली बार फिर गए भोपाल कार्यालय, इन्होंने भगा दिया अपने को। इन्होंने बोले भगा इसको, और ये वो बेइज्जत करके। मेरे को बड़ा, मैंने अपने कुछ पत्रकार मित्रों को सबको बताया, लेकिन कोई नहीं। आरएसएस के पथ संचलन में मैं पहुंच गया। पथ संचलन में पहुंचा तो फिर वही मीडियाबाजी और वो सब कवरेज। तो भाई मेरे से पूछा, मैंने कहा चूंकि भाई ये आदर्श निष्ठा श्रद्धा की ये बातें कर, मेरे को ऐसे अब इन्होंने, मैंने ये भी बताया, मैंने कहा इन्होंने ये कहा मुझे भगा दिया वहां से। बोले तो अब इनका अगले दिन वर्जन छपा अनिल जैन साहब। बोले नहीं वो ऐसा नहीं है, आशीष चतुर्वेदी बहुत अच्छा लड़का आएगा तो हम स्वागत करेंगे। मैं अगले दिन टिकट कटा के फिर चला गया। मैंने कहा स्वागत करना है, सम्मान करना है, तो मौका क्यों छोड़ूं? देखा कि देर क्यों करना। मैं गया तो फिर भगा दिया। बोले वो पेपर में कहने की बात थी और ऐसा, फिर गालियां देके फिर भगा दिया। तो बेसिकली आरएसएस, आज भी मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं आरएसएस के लोगों से, और बहुत से लोग सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन बेसिकली क्या है, वो कम संख्या में है। आरएसएस वही काम करता है, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जहां भाजपा सरकार में नहीं होती, वहां एक्चुअल में काम कर। ये कांग्रेस के साथ भी एक समस्या है। कांग्रेस क्या है, जैसे 18 महीने की सरकार में आई,
भाजपा तो बाप बेटे के मोह में नेता एक दूसरे को, और ये वो आप सोचिए हनी ट्रैप जैसा मुद्दा था, व्यापम की पेंडिंग जांचें थी, न दिग्विजय सिंह जी ने इसको कोई इंक्वायरी करवाई, कोशिश बोलते रहे हाँ मैं ये करता हूँ। कमलनाथ जी का तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, अब वो दिग्विजय सिंह जी की सुन नहीं रहे थे या जो भी कारण हो, है ना। कमलनाथ जी तो मतलब सिंगल इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ नोट छापने में लगे हुए थे, ये यहाँ से ले लो पूरी, मतलब इन्होंने तो वो एक पिक्चर होती है ना राजा बाबू वाली जिसमें गोविंदा आता है, ये भी बेच डालो, ये भी बेच डालो, तो वो तो 18 महीने उन्होंने कहा बेसिकली पैसा बनाओ, ये भी बेच डालो, उस सिस्टम पे चल रहे थे। इसका नुकसान ये हुआ कि भाजपा ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। भाजपा वाले एक्सिट यूज करते हो, एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, ये बात सही है, लेकिन उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, ये तो दुश्मनों को या जो गलत है उनको ठिकाने, ये तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं, घर साधते रह जाते हैं। आखिरी सवाल है अमरनाथ चौरसिया जी का, क्या व्यापम घोटाले की जांच कभी भी पूरी हो पाएगी? और ऐसे ही सवाल हैं व्यापम की मौतों के बारे में। व्यापम की मौतें जो सरकार के आंकड़े हैं उससे कहीं ज्यादा हैं। कितने होंगे नंबर? वो लगभग 65 के अराउंड। और जो अक्षय सिंह जी हैं, जो आज तक के बड़े पत्रकार थे, जो मुझसे मिलने आए, हाँ, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, और वो 101%, क्योंकि उनकी मृत्यु से लास्ट कॉल मेरा ही था, बातचीत हो रही थी, 101% मर्डर है। लेकिन सरकार और एजेंसियां जो कहती हैं मर्डर नहीं, नेचुरल डेथ है, क्योंकि देखिए मैंने उसके बाद फॉरेंसिक साइंस को भी बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत लोगों से, जैसे जहां झाबुआ उनकी कनेर का बीज होता है, कनेर के बीज को अगर दूध में चाय में डालकर दे दिया जाए, प्लांट कार्डियक पॉइजन होता है, आदमी को हार्ट अटैक आ ही जाएगा, और आएगा भी नहीं ऑटोप्सी में। ऐसे बहुत सारे पॉइजन्स होते हैं, जैसे किसी को सिंदूर दे दिया जाए तो वोकल कॉर्ड खराब हो जाएगी, गवाही, मतलब ऐसे। लेकिन आप इस तरीके से प्लांट तरीके से उनका मर्डर किया गया, और उनकी आत्मा को भी आज तक न्याय नहीं मिला। तो बैठकी के इस एपिसोड में आज इतना ही। मिलते रहेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ दी लल्लन टॉप पर।